आदित्य नीचे आते हुए जब उस लड़की को अंदर आते हुए देखा तो थोड़े गुस्से में उस लड़की से बोलता है, तुम्हें राजवंश विला से यहाँ पर आने की परमिशन किसने दी? वह लड़की एक पल के लिए आदित्य की आवाज सुन रुक जाती है, पर अगले ही पल मुस्कुराते हुए, अब रक्षाबंधन पर एक बहन अपने भाई के पास नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी, यह बोल वह अपने कदम अंदर रखती है। आदित्य की भौहें टेढ़ी हो जाती है। तभी अदिति राजवंश, जो आदित्य के चाचा की लड़की थी, आदित्य को ऊपर से नीचे देखने लगती है। आइए जान लेते हैं अदिति राजवंश के बारे में। आदित्य के चाचा की लड़की, या यूं कहूं नाजायज लड़की, अदिति राजवंश, जो बिल्कुल अपनी मां पर गई है। शादीशुदा होते हुए भी, बच्चे होते हुए भी अदिति की मां आदित्य के चाचा को अपने जाल में फंसा ली थी। जब अदिति पैदा हुई तो लगभग 15 साल की उम्र में उसे उसकी मां राजवंश विला छोड़ गई। जब किसी ने भी अदिति को अपनाने से इनकार कर देते हैं तो उनका कहना एक ही था कि आदित्य भी किसी दूसरी औरत का लड़का है, उसे भी तो इस घर में जगह दी गई है। ये बात सुनने के बाद कोई कुछ कह नहीं पाता। तिलक उसे अपने घर में रखने की इजाजत दे देता है। बाकी यह किस टाइप की लड़की है और इसकी पैदाइश की कितनी सच्चाई है, ये तो धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा। राहुल आदिति के पास जाते हुए उससे गले मिलते हुए, दी आई मिस यू। राहुल, मैं भी सोच रहा था इस बार मैं आपसे कैसे राखी बंधवाऊंगा। आदित्य राहुल को गले लगाते हुए, अरे मेरा बच्चा, भला मैं तुझे नहीं बांधूंगी तो किसे बांधूंगी? एक तू ही तो मेरा भाई है। तभी वीर आदित्य से, हाँ यही एक भाई है, बाकी सब पर तो तुम्हारी नजरें गड़ी हुई है। धीरे धीरे सारे मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। जिस आदित्य के घर में कोई परिंदा भी कदम नहीं रख पाता था, आज आन्या की वजह से उसके पूरे घर में ही मेला लग चुकी थी। आन्या ने रावी और मोहन को भी इनवाइट किया हुआ था। रावी और मोहन दोनों ही अपने कुछ काम से इंडिया के बाहर चले गए थे और वापस आने पर उन्हें आन्या ने इनवाइट किया था। आदित्य एक बार चारों तरफ अपने घर पर नजर दौड़ते हुए गुस्से में वीर से, वीर जरा अपनी बहन को समझाओ, मुझे अपने घर में ये सब कचरा नहीं पसंद है। मन तो कर रहा है अभी का अभी सब नोच कर फेंक दूं। तभी वीर आदित्य के कंधे को थपथपाते हुए, कूल डाउन ब्रो। उसकी खुशी के लिए कुछ देर तक बर्दाश्त कर लो। तभी वीर की नजर किचन में खड़े पीयूष और कीर्ति पर जाती है। वीर को कहीं और देखते देख आदित्य की नजर भी जब कीर्ति पर जाती है तो वह वीर को पीछे से गले लगाते हुए, ओहो तो मेरी जान की जान साहिब आई हुई है। वैसे मानना पड़ेगा है बहुत खूबसूरत। तभी वीर उसे घूरते हुए उसे झटक कर थोड़ा दूर हो जाता है और बोला, नजर मत लगाना उसको अपनी आई, और जरा मुझसे दूर रखकर बात किया करो। तुम्हारे इन्हीं सब आदतों की वजह से ऑफिस में कंट्रोवर्सी फैली हुई थी कि मेरे और तुम्हारे बीच कुछ है। बड़ी मुश्किल से सब कुछ शांत हुआ है, पर तुम्हारी हरकत देखकर फिर से वही सब मैं सुनना नहीं चाहता। आदित्य हंसते हुए, ओके मेरे पजेसिव वीर। तभी वीर आदित्य को गौर से देखते हुए, वैसे एक बात बता, मैं तुझे कब से पूछना चाहता हूँ, ये तेरे होठों को क्या हुआ है और यह सब कैसा निशान? आदित्य वीर को घूरते हुए, क्या तुझे मेरी हालत देखकर इतना भी नहीं समझ आता कि यह सब कैसा निशान है? ये सब तेरी उस भोली बहन ने किया है। इतने दिन ना आने की सजा मिली है मेरे होठों और मेरे शरीर को। ये सुन वीर हंसने लगता है और बोलता है, सच में आई डोंट बिलीव इट। वैसे मानना पड़ेगा आन्या ने क्या सजा दी है तुझे, तेरे होंठ एकदम लाल हो चुके हैं। तभी रावी आदित्य के चारों तरफ घूमकर उसे देखते हुए, आदि सच में तू है या तेरा कोई भूत? आदित्य चिढ़ते हुए, रावी यह मैं ही हूं, क्या मैं तुझे बताऊं, ये बोल उसकी बाल खींच लेता है। रावी, आह कमीने छोड़ मुझे, ये बोल उसे धकेल देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाल छूने की? रावी को अपने ऊपर हावी होता देख आदित्य भी 2 कदम पीछे होते हुए, चुड़ैल अब तू मुझे देखकर मुझसे पूछ रही है कि मैं कौन हूं, तो तुझे तो होश में लाना ही था ना, पागलों जैसी हरकतें करती है। तभी मोहन रावी के पास आते हुए, तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुम्हारा रेप किया गया है। अर्जुन जो पीछे से आ रहा था वह उसकी बात सुन हंसने लगता है। तो आदित्य, जरा अपने डॉक्टर गिरी घर पर रख कर आया करो, नहीं तो मैं तुम्हें बताता हूं किसे कहते रेप। मोहन 2 कदम पीछे होकर रावी के पास खड़ा होकर, देख मेरी अच्छी खासी बीवी है, इसलिए ये सब हरकत मेरे साथ करने की सोचना भी मत। उसकी हालत देख आदित्य और वीर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी आदित्य कहता है, आज भी तू अपनी बीवी के पल्लू में छुपने से बाज नहीं आएगा। ये बोल अर्जुन, आदित्य और वीर तीनों एक दूसरे को हाई फाई करते हैं। तभी आदित्य, पता नहीं तेरे जैसे चंपू को मेरी गुंडी रावी कैसे पसंद कर ली। दरअसल अर्जुन, वीर, आदित्य और रावी चारों अपने क्लास के स्टूडेंट और दोस्त सब थे। ये चारों ही अपने यूनिवर्सिटी में मशहूर थे और रैगिंग करने से बाज नहीं आते थे। उन्हें अपने कॉलेज में मोहन मिलता है, जो इतना सीधा साधा पाकू इंसान था कि जब भी वो उससे मिलते आदित्य और अर्जुन उसका मजाक बनाते और उसे काफी परेशान करते थे। पर खुद राती भी मोहन को परेशान करने से बाज नहीं आती थी। मोहन ने कई बार तो प्रिंसिपल से भी कंप्लेंट कर चुका था, लेकिन इन सभी को मोहन बेचारा को बुली करने में बहुत मजा आता था। पर इन्हीं सब बीच में रावी को मोहन से प्यार हो जाता है और जब ये बात रावी बोलती है। फ्लैशबैक, मोहन जब अपने क्लास में जा रहा था तभी यह चारों गैंग बाहर मेन गेट पर बैठे हुए थे। तभी रावी मोहन को रोकते हुए, अबे ओ चंपू, मोहन इधर आ जरा। मोहन डरकर रुक जाता है।
आदित्य अर्जुन रावी को देखने लगते हैं, पर वीर को देखकर समझ आ रहा था कि रावी अभी क्या करने जा रही है, जैसे उसे पता हो। तभी रावी मोहन को वह अपने हाथों के इशारे से बुलाती है। मोहन डरकर उन सभी के पास चला जाता है। मोहन एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, जो स्कॉलरशिप की वजह से इतने बड़े कॉलेज में आया हुआ था। वह किसी भी कारण से यहाँ से रेस्टिकेट नहीं होना चाहता था, क्योंकि यह सभी काफी ऊंचे खानदान के थे और रावी भी बड़े खानदान की लड़की थी। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि यदि वो कॉलेज छोड़ दिया तो वह अपना डॉक्टर होने का सपना पूरा कैसे करेगा और अपने परिवार को कैसे चलाएगा। इसलिए वह आसानी से बुली हो जाता था। ये सभी उसे सिर्फ थोड़ा मजाक करते थे, पर वह हमेशा डर जाया करता था। अगर रावी उसे अपना कपड़ा उतारने के लिए भी कह देती तो बेचारा डरकर शर्ट के बटन खोलने लगता था, पर वीर हमेशा उसे रोक देता था। मोहन जैसे ही रावी के पास आता है, रावी उसका कॉलर पकड़कर अपने पास खींच लेती है। मोहन घबरा जाता है। तभी रावी उसे अपने पास खींच उसके होठों पर किस करने लगती है। लगभग 1 मिनट बाद उसके होठों को छोड़ बोली, देख चंपू, मैंने आज तक कभी किसी को किस नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं आता। अगली बार तुम मुझे अच्छे से किस करना। सभी उसे आंखें फाड़े देखने लगते हैं। मोहन बेचारा तो डर से पसीना आ गया था। तभी रावी अपने बैग से एक फूल उसके सामने करते हुए, देख अपुन को तेरे से प्यार हो गया है, क्या मेरे से शादी करेगा? अगर तेरा ना भी है तो भी तुझे हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि तेरा साथ जन्म मेरे लिए फिक्स हो चुका है और आज के बाद तूने किसी लड़की को देखने की भी कोशिश की तो तेरी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। मोहन तो जैसे बेहोशी की हालत में चला गया और वो वहीं पर एकदम से गिर जाता है। उस दिन के बाद रावी उसके पीछे एकदम जोक की तरह चिपक गई थी। उसे जबरदस्ती अपने गैंग में शामिल करती है। धीरे धीरे मोहन उन सभी को जानने लगता है और वह रावी के बारे में भी जानने लगता है। वह जैसी दिखती है वैसी है नहीं। वह काफी काइंड हार्टेड है। बस खेल और मजे के लिए वह इस तरह से थोड़ा सबको परेशान करती है। और अपनी पहली किस उसने मोहन को ही दी थी। धीरे धीरे मोहन को भी उससे प्यार हो जाता है और फैमिली की रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। रावी के घर वाले को मोहन के मिडिल क्लास होने से आपत्ति तो थी, पर रावी का ये कहना कि वो मोहन से प्यार करती है, ना कि उसके घर और जायदाद से। वो दोनों मिलकर कमाकर अपनी जिंदगी चला सकते हैं, ये बात मोहन के दिल को छू गई थी। उसके बाद उसने जाना कि रावी सचमुच में उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। बस उसके बाद क्या था, इन सभी की शादी हो गई, पर आज भी अर्जुन, वीर और आदित्य उसे bully करना नहीं छोड़ते। फ्लैशबैक इन वही वीर किचन में जाते हुए सारे खाने को उठा उठा देखते हुए, तो क्या क्या बना है खाने में, ये बोल सारा खाना उठा उठा कर देखने लगता है। पीयूष, जिसकी हालत खराब हो गई थी, वो गुस्से में वीर को घूरते हुए, जब उठा उठा कर आप देख ही रहे हैं तो बताने की भी कोई जरूरत है। उसकी चिढ़ से भी अच्छे से समझ जाते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी वीर पीयूष और कीर्ति के बीच में आते हुए, वैसे मानना पड़ेगा खाना ही खुशबू काफी अच्छी है, ये बोल वो कीर्ति के कमर में हाथ डाल देता है। कीर्ति चिहुक सी जाती है। कीर्ति जो वीर के आ जाने पर चुपचाप अपना सर नीचे कर काम करने लगती है। वीर उसे परेशान करने लगता है। कीर्ति उसके कमर पर से आपका हाथ हटाने लगती है। तभी पीयूष की नजर वीर के हाथों पर चली जाती है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वह अपना हाथ धुल पोंछते हुए, वैसे खाना कंप्लीट हो गया, ये बोल वह बाहर निकलने लगता है। फिर अगले ही पल कीर्ति के कमर पर से वीर का हाथ हटा कृति को लेकर बाहर चला जाता है। ये देख वीर गुस्से में पीयूष को देखने लगता है। आदित्य अपने रूम में बैठा किसी को कॉल करता है। उधर से नींद भरी आंखों में कोई बोलता है, हेलो आदित्य, अगर आप अपने शराब से उबर गए हो तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उधर कोई और नहीं, सौरभ था। सौरभ, क्यों मिलना चाहते हो? आदित्य एक गहरी सांस लेकर, इट्स अर्जेंट, मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगा, ये बोल कॉल कट कर देता है और मन में बोलता है, जल्द से जल्द मुझे सब कुछ पता करना है, क्योंकि जो चीज देखने में आसान लग रही है उतनी है नहीं। वो वापस आ बेड पर देखता है तो उसके लिए आन्या ने आदित्य के लिए कपड़ा रखा हुआ था। कुर्ता पजामा देख आदित्य का मुंह बन जाता है, पर वो उसको उठा लेता है। उस पर एक चिट लगा था, प्लीज आज का थीम यही रखा गया है, आप जरूर पहनना, मुझे अच्छा लगेगा। आदित्य देखता है, हल्की ग्रीन और कलर की कुर्ता और व्हाइट पैजामा था। एक गहरी सांस लेकर बाथरूम में चला जाता है। धीरे धीरे सभी लोग नीचे आ जाते हैं। आन्या ने शॉपिंग पर सभी लोगों के लिए कपड़ा खरीदा था और सभी के लिए उसने कुर्ता पजामा ही खरीदा था। तभी अधीरा अपने रूम से बाहर आता है। उसने भी ब्राउन रंग की कमीज और व्हाइट रंग की पायजामा पहने नीचे आता है। आन्या ने वीर को देकर अधीरा के रूम में ये कपड़ा रखवा दिया था। वो नीचे उतरते हुए उसके चेहरे पर भाव कुछ अलग थे। जब अर्जुन उसके चेहरे को देखता है तो अधीरा उसे इशारे में ही कुछ पूछता है। तभी अर्जुन ऊपर देखा है जहां से आदित्य नीचे आ रहा था। अर्जुन के भाव को पढ़ते हुए उसकी नजर जैसे अधीरा पर जाती है, उसकी भौवें तन जाती है। वह समझ जाता है कुछ तो हुआ है, पर वह अभी आन्या के सेलिब्रेशन को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए अधीरा को आंखें ही आंखों से शांत रहने के लिए बोलता है। तभी अधीरा की नजर आशिमा पर पड़ती है। आशिमा की भी नजर अधीरा पर पड़ती है तो अधीरा चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाता है। ये बात आसिमा के लिए खल जाती है।
उसे समझ नहीं आ रहा था अधीरा उसे देखकर कुछ रिएक्ट क्यों नहीं करता। वह जानती थी अधीरा उससे प्यार करता है पर उसे उसकी इस तरह इग्नोर करना आसिमा का दिल तड़प जाता है। कुछ घंटे बाद सभी एक लाइन से बैठे हुए थे। पहले शिवी उठती है। आदित्य, वीर, अर्जुन और अधीरा चारों को वह एक साथ तिलक आरती कर उन्हें राखी बांधती है। तीनों की ही आंखें नम हो चुकी थी। वो एक बार अपनी कलाई को देखते हैं, एक बार शिवी को जिसकी आंखें में आंसू था। शिवी के आंखों में आंसू देख आज आन्या के दिल में एक तड़प होती है कि क्यों वह बचपन में इतनी बेवकूफ थी और उसकी वजह से शिवी ने न जाने कैसी जिंदगी जी थी। उसका तो कोई भाई नहीं था पर शिवी का भाई होते हुए भी वो उससे इतनी दूर थी। वो अपनी नमी को छुपा लेती है पर आदित्य उसके नमी को देख लेता है। निम्मी जो पीयूष के साथ आई हुई थी वह भी पीयूष को राखी बांधी है। पर बेचारा पीयूष, उसका तो चेहरा देखने लायक था। जहां सब कोई वेल मेंटेन लग रहा था तो वही उसके बाल बिखरे हुए कपड़ों पर हल्के गंदगी लगे हुए थे। और वह कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वह सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा, नहीं तो वह अपने साथ एक कपड़ा भी लाता या फिर आता ही नहीं। प्रिया भी पीयूष को राखी बांधती है तो आदित्य बोलता है, क्या तुम मुझे राखी बंधोगी? प्रिया जैसे ही यह सुनती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। आदित्य अपना हाथ आगे कर देता है तो प्रिया की आंखें नम हो जाती है। उसी के साथ साथ वीर भी अपने हाथ आगे कर देता है। प्रिया को आज महसूस हो रहा था जैसे उसका भी कोई है, कोई अपना, वो राखी बांध देती है। तो आदित्य उसे अपने पास बुलाता है और उसके सिर को थपथपा देता है। आना ये देखकर खुश हो जाती है। वीर भी प्रिया के लिए गिफ्ट देता है और बोलता है, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। प्रिया हल्की नमी के साथ, क्या आप सब पहले से जानते थे? वीर, हाँ। आन्या आकर प्रिया को पीछे से गले लगाकर उसे हिम्मत बंधाती है। हम सब एक परिवार है। पर अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ये देख आन्या का मुंह बन जाता है। अदिति भी राहुल और सबको राखी बांधती है। आदित्य कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि जानता था अगर वह कुछ बोलेगा तो अदिति जरूर यहाँ पर कोई नौटंकी क्रिएट करेगी। अर्जुन को राखी बांधी देख प्रिया की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। तभी अदिति प्रिया को देख एक आंख मार देती है जिससे प्रिया जल भून जाती है। रावी भी अपने बेस्ट फ्रेंड को राखी बांधती है क्योंकि उसका भी कोई भाई नहीं था। वह शुरू से ही अपने दोस्तों को ही राखी बांधी थी। तो वही आन्या आदित्य को छोड़कर सभी को एक सिरे से राखी बांधती है। वो अर्जुन के पास जैसे ही जाती है तो अर्जुन उसे हाथ दिखाकर रोक देता है। अर्जुन, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ, देवर हूँ। तभी आन्या अर्जुन को घूरते हुए, देवर भी भाई समान ही होते हैं। तभी अर्जुन एक तिरछी स्माइल के साथ, देवर का मतलब दूसरा वर, वर का मतलब पति, इसका मतलब समझती हो देवर दूसरा पति। आन्या हक्की बक्की होकर अर्जुन को देखने लगती है। तभी अर्जुन को कुछ ठंड का एहसास होता है। वो अपने नजरें इधर उधर कर देखता है तो अधीर, आदित्य और वीर की उसे खा जाने वाली नजर दिखती है। तो वो तुरंत अपना हाथ आगे करते हुए, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, लो राखी बांधो। आन्या उसको राखी बांध देती है। आन्या आदित्य से, भाई क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? अपने लिए भाई सुन अधीरा के मन में एक इमोशन जग जाते हैं पर वह उसे कंट्रोल करता है और अपना हाथ आगे कर देता है। आन्या चुपचाप राखी बांध देती है। जब कीर्ति की बारी आती है तो वीर धीरे से वहां से उठ जाता है और बहाना बनाकर चला जाता है क्योंकि वह जानता था आन्या कीर्ति से उसे भी राखी बंधवा देगी। कीर्ति भी सभी को राखी बांध देती है। तभी अधीरा के फोन पर मैसेज आता है, भाई आप कब आओगे? मुझे भी आपको राखी बांधनी है। अधीरा कुछ मैसेज कर रिप्लाई कर रख देता है। ये मैसेज जानवी का था। जहां पर अधीरा अभी जानवी को रखा था वह अचानक जाह्नवी को सभी के बीच में नहीं ला सकता था। जहां सब राखी का त्योहार खुशहाली से मना रहे थे वही कपूर हाउस में आलोक के चेहरे पर इस समय एक गुस्सा था। गुस्से में जोर से रखे पॉट को फेंक देते हैं। प्रकाश जी भी गुस्से में आलोक जिसे कहते हैं, ये सारे माफिया मिलकर हमारे बच्चियों को फंसा रहे हैं। एक तो उस दलदल में चली गई है, दूसरा को वह झांसे में लेने की कोशिश किया था और अब वह 2 टके का वीर हमारी कीर्ति के साथ। यह सुनते ही आलोक जी के चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। उनके सामने इस समय कीर्ति और वीर के काफी ज्यादा क्लोज जली फोटो थे जिसमें वह भी फोटो शामिल थी जबकि कीर्ति और वीर दोनों बाहर कार के पास एक दूसरे को किस कर रहे थे। और कुछ फोटो होटल से बाहर जाने की वीर के गोद की थी जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि कीर्ति नशे में है। आलोक जी अपने चेहरे पर गुस्से लिए, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। कपूर मेंशन आलोक कपूर का इस समय पारा हाई था। वो समझ नहीं पा रहे थे वो क्या करें। उनके सामने इस समय कीर्ति और वीर की काफी ज्यादा नजदीक की फोटो है कि सामने से देख वो अंदाजा लगा सकते थे कि दोनों काफी करीब है। तभी प्रकाश जी उनसे बोलते हैं, भैया एक बात नहीं समझ आती, यह सारे माफिया हमारे घर की लड़कियों के ही पीछे क्यों पड़े हैं? एक बच्ची तो हमारी उस दलदल में फंसी चुकी है। जब आशिमा के पीछे पड़े तो उसकी शादी तो जैसे तैसे तय कर दी, पर अब ये सब कीर्ति को बीच में फंसा रहे हैं। कुछ तो करना होगा। आलोक, शायद मैंने ही अपने बच्चों पर अपनी नजर रखनी कम कर दी जिससे मेरे बच्चे मेरे खिलाफ जाने लगे। राजवंश विला। इस समय सभी लोग लंच कर रहे थे।
लंच करते करते शाम के 4 बज चुके थे। खाना काफी अच्छा बना था। आन्या खाने की तारीफ करते हुए, क्या खाना तुमने बनाया है पीयूष? तभी पीयूष मुंह बनाते हुए, सिर्फ मैं नहीं कीर्ति ने भी बनाया है। तभी रावी, वैसे आन्या क्या क्या बनाना आता है तुम्हें? पता है आदित्य को खाना का बहुत शौकीन है। पता है कॉलेज में क्या कहा था, उसकी सिर्फ एक डिमांड थी, यदि वो शादी करेगा तो एक बार जरूर पूछेगा कि लड़की को अच्छे अच्छे खाना बनाने आते हैं कि नहीं। लड़की काली हो गोरी हो सब चलेगी, लेकिन अगर किसी लड़की को खाना बनाने नहीं आता तो वह कितनी भी सुंदर हो, मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा। ये सुनते ही आदित्य के खाना उसके गले में अटक जाता है और वह खांसने लगता है। वीर उसके पीठ को सहलाते हुए उसकी तरफ पानी ऑफर कर देता है। तभी आदित्य आन्या का चेहरा देख बात बदलते हुए, ये तो मैं सिर्फ उस समय मजाक में कहा था, नहीं तो मेरे जैसे पर्सनैलिटी को क्या कोई काली लड़की सूट करती? मुझे खुद खाना बनाना आता है, मुझे तो सिर्फ सुंदर सी बीवी चाहिए थी। यह सुन आन्या शर्मा जाती है। आन्या के भाव बदलते देख आदित्य गहरी सांस लेता है, जैसे उसने कोई जंग जीती हो। अर्जुन, वैसे तुम बताओ तुम्हारा बेबी कब आने वाला है? रावी थोड़ा शर्माते हुए, -3 महीने ही हुए हैं। आए तभी अर्जुन, अले मेला बाबू तो सलमा रहा है। अर्जुन की तोतली भाषा सुन सभी हंसने लगते हैं। रावी चिढ़कर खींचकर चम्मच मारती है, जिसे अर्जुन कैच कर लेता है। सभी मस्ती मजाक में अपना लंच करते हैं, पर तभी अधीरा उठकर वहां से निकल जाता है। आसिमा बस उसे जाते हुए देखते रह जाती है। तभी वीर कीर्ति को कुछ इशारा करता है। कीर्ति ना में सिर हिलाती है तो वीर उसे रिक्वेस्ट करता है और उठकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। तभी कीर्ति, दी मेरा पर्स आपके रूम में छूट गया है, मैं उसे लेकर आती हूँ। ये बोल वह ऊपर वाले रूम की तरफ चली जाती है। कीर्ति देखती है कोई देख तो नहीं रहा है, तो वह वीर के रूम की तरफ आ जाती है। अपने दुपट्टे को अपने हाथों में लपेटे हुए वह जैसे ही वीर का रूम खटखटाने जाती है, वीर उसे खींच लेता है। नीचे से आदित्य और अर्जुन ये दोनों देख लेते हैं। तभी अर्जुन आदित्य के कान के पास, तुम्हें नहीं लगता वीर कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गया है? आदित्य हंसते हुए, नई नई शादी में प्यार इतना तो बनता है। ये बोल दोनों मुस्कुराने लगते हैं। वीर कीर्ति को अपनी बाहों में भरे रहता है। कीर्ति भी वीर को कसकर पकड़े रहती है। कीर्ति की पकड़ को महसूस कर वीर समझ जाता है कि कीर्ति काफी घबराई हुई है। वीर कुछ देर बाद, कीर्ति का चेहरा ऊपर कर सब सही कर दूंगा। कीर्ति पर बस कुछ दिन ही बाकी है। वीर, अभी तुम्हारी सगाई हो रही है, शादी नहीं। वीर उसके कमर में हाथ डालते हुए, वैसे मिसेज रायजादा आप बहुत खूबसूरत लग रही है, ये बोल उसके नाक से अपना नाक कर रब कर देता है। कीर्ति सिर नीचे कर मुस्कुरा देती है। तभी वीर अचानक कीर्ति को छोड़ देता है। कीर्ति वीर को देखने लगती है तो वीर अपनी ड्रॉ खोलता है और उसमें से एक बॉक्स निकलता है और कीर्ति के सामने खड़ा हो जाता है। कीर्ति, यह क्या है? वीर उसे बॉक्स देते हुए, खोलो इसे। कीर्ति जब उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें काफी खूबसूरत सा चेन था। चेन में काफी सुंदर लॉकेट बनाया गया था। वीर, कैसा लगा? कीर्ति वीर को देखते हुए, ये काफी खूबसूरत है, मैंने तो इसी एक मैगजीन में देखा था और यह काफी कीमती है। तभी वीर उस चैन को लेता है और बोला, तुमसे ज्यादा नहीं, ये बोल उसके गले में पहनाने लगता है। कीर्त पर वीर शुश। वीर उस हुक को झुककर अपने दांतों से बंद करने लगता है, जिससे वीर के होठ के उसके गले पर पड़ती है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। सामने पड़ रहे मिरर में कीर्ति को देख वीर मुस्कुरा देता है और पीछे से उसके कमर में हाथ डाल देता है और आंखें बंद कर उसके गर्दन को चूमने लगता है और बोलता है, इसे हमेशा संभाल कर रखना। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक मंगलसूत्र है, जिसे तुम अपने से कभी दूर नहीं करोगी। ये सुन कीर्ति अपनी आंखें खोल देखती है और सामने मिरर में देखती है। ये सब कहते हुए वीर उसकी गर्दन लिख कर रहा था। कीर्ति मुंडकर वीर के गले लग जाती है। तभी आन्या वीर का दरवाजा खटखटाती है तो कीर्ति होश में आती है। बाहर से आन्या की आवाज आती है, कीर्ति कहाँ है तू? कृति घबराहट के मारे हालत ही खराब हो जाती है। तभी आन्या वीर का दरवाजा खोल देती है तो देखती है वीर फोन पर किसी से बात कर रहा है और कीर्ति वहां पर कुछ बुक्स उठा रही थी। आन्या कीर्ति को देखते हुए, किट्टू तू यहाँ क्या कर रही है? तभी वीर आन्या की तरफ आते हुए, कीर्ति ने मुझसे कुछ बुक मांगा था तो बस वही देने के लिए बुलाया था। आन्या अपनी आंखें छोटी कर, आप कभी अपना कपड़ा प्रेस के लिए बुलाते हो तो कभी बुक देने के लिए, यह बात मुझे कुछ हजम क्यों नहीं हो रही है? वीर अपने मन में, इसकी शैतानी दिमाग जाग रही है, कुछ कर वीर, इसका दिमाग को शांत करना होगा। तभी वीर आत्या को पकड़ते हुए, मेरी सिस्टर तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं अपनी बुक तुम्हारी बहन को दे रहा हूँ। आन्या, आपकी बुक का कीर्ति को कौन सा काम, वो तो डॉक्टर की पढ़ी पढ़ती है। वीर अपने मन में, ओ गॉड, मैं क्या करूं? तभी बाहर से आदित्य आते हुए, वाइफी तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए? ये सुन आन्या हक्का बक्का होकर आदित्य को देखती है तो वीर दांत पीसते हुए आदित्य को देखता है। तभी आदित्य, मेरा मतलब जब वीर उसे कुछ दे रहा है तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जैसे तुम उसकी बहन हो वैसे कीर्ति भी तो। वीर और कीर्ति दोनों ही आदित्य को भूने लगते हैं।
तभी आन्या, हाँ आप सही कर रहे हैं, ये बोल वह बाहर चली जाती है और जाते जाते कृति को बोलती है, कीर्ति करती तेरा बैग नीचे ही है। तू जब से आई है तब से नीचे ही थी, तो तेरा बैग मेरे रूम में कैसे होगा। कीर्ति को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने जो आन्या को बहाना बनाया था वो बहाना वेस्ट हो गया, क्योंकि वो जब से आई थी वो किचन में ही लग गई थी, वो आन्या के रूम में गई ही नहीं थी। आन्या के चले जाने पर वीर और कीर्ति गहरी सांस लेते हैं आदित्य को देखकर कि रीति अपना चेहरा नीचे झुका देती है। आदित्य उसके सिर को थपथपाते हुए, डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा, ये कह वह बाहर चला जाता है और आन्या को पीछे से पकड़ते हुए, तुम्हें नहीं लगता वाइफी तुम कुछ ज्यादा ही थानेदारनी बनने लगी हो। आन्या अपने आप को छुड़ाते हुए, पहले आप मुझे छोड़िए, ऐसे पके हैं कोई क्या सोचेगा। आदित्य, यह मेरा घर है, मैं जैसा चाहूँ वैसा रह सकता हूँ, मुझे कोई देखे ये फर्क नहीं पड़ता। पहले तुम बताओ मैंने जो पूछा। आन्या आदित्य को देखते, वह मेरी छोटी बहन है, उसका ध्यान रखना मेरा काम है। आदित्य, वह तुमसे सिर्फ 1 साल छोटी है। आन्या, हाँ तो 1 साल बड़ी तो हूं ना। आन्या की बात सुन आदित्य मुस्कुराता है। तभी रावी और मोहन आते हुए, तुम दोनों अपना प्रेम प्रसंग बाद में करना, अभी हम लोगों को विदा कर। वहीं दूसरी तरफ एक पार्क में जहां कई सारे बच्चे खेल रहे थे और कुछ तो हाथ में बच्चों के राखी बांधी हुई थी, उसी एक ब्रांच पर सनाया चुपचाप एकदम उदास होकर बैठी हुई थी। वह अपने पैरों को अपने बाहों में जककर उन बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। सनाया को काफी अकेला फील हो रहा था। हालांकि आदित्य और वीर ने उसे कितना फोन कर बुलाया पर वो फोन तक रिसीव नहीं की। तभी कोई उसके बगल में आकर बैठ जाता है और उसके बगल में बैठ बोलता है, कितना अकेलापन है ना, और ऐसी जगह पर आकर खुद को पूरा करने की उम्मीद हम लोग बांधते हैं। जैसे ही सनाया यह आवाज सुनती है, वह अपने बगल में देखती है तो बोलती है, आप। उसके बगल में कोई और नहीं, शिव बैठा था। सनाया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। शिव भी अच्छे से बैठते हुए, जो आप यहाँ ढूंढने आई हैं वही मैं भी ढूंढने आया हूँ। सनाया फीकी सी मुस्कुराहट के साथ, मेरी जैसी किस्मत किसी की नहीं है। मैं तो ये जानते हुए भी कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मैं यहाँ पर एक फैमिली ढूंढने आई हूँ जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती। तभी शिव भी सनाया को देखते हुए, शायद मैं भी कोई फैमिली ढूंढने आया हूँ। सनाया शिव को देखने लगती है। तो शिव, क्या हुआ। सनाया, क्या आपका कोई फैमिली नहीं है। शिव नामे सिर हिलता है और बोलता है, मेरे फैमिली में कोई नहीं है। एक मेरी प्यारी सी बहन थी, वह भी मुझसे दूर हो गई। आज अफसोस है, काश मेरी बहन होती जो मुझे राखी बांधती। सनाया उदास होते हुए, मेरा भी एक भाई था जो अब वह भी नहीं रहा, अगर वह होता तो मैं भी उसे राखी बांधी। कुछ देकर चुप्पी के बाद शिव बोलता है, जब कोई अपना नहीं होता है तो कभी कभी पराया को भी अपना बना लेना चाहिए। सनाया शिव को देखने लगती है तो शिव उसकी तरफ एक धागा बढ़ाते हुए, क्या तुम मुझे राखी बांधोगी। सनाया शिव को देखने लगती है, जो उम्मीद भरी नजरों से सनाया को देख रहा था। कुछ देर तक सनाया उसे देखती रहती है, फिर वह धागा लेकर शिव को बांध देती है। क्योंकि जिस अकेलापन और खालीपन वह अपने आप में देख रही थी, वही उसे शिव की आंखों में देखा। शायद यही वजह था कि वह उससे इतनी आसानी से जुड़ गई। शिव मुस्कुराते हुए, तो आज से मैं तुम्हारा भाई हुआ। अब तुम ये कभी मत कहना कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। हम दोनों भाई बहन रहेंगे एक साथ। सनाया उसकी बात पर मुस्कुरा देती है तो शिव उसके सिर पर हाथ फेरता है। पर कोई था जो उन दोनों को एक साथ देखकर अंदर तक टूट चुका था, वो कोई और नहीं, पीयूष था। पीयूष काफी देर पहले ही आदित्य के घर से निकल गया था। वह अपने बॉडीगार्ड से सनाया के बारे में पूछता है तो वो उसे पार्क में बताता है। पीयूष जैसे ही पार्क में सनाया के पास आने वाला होता है, उसे एक लड़का साथ में दिखाई देता है, जिससे सनाया काफी क्लाजली होकर बात कर रही थी और पीयूष को लगता है कि यह उसका बॉयफ्रेंड है। उसके दिल में एक दर्द होता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह वापस मुड़कर चला जाता है। अधीरा अपने अपार्टमेंट में जाता है और उसका ताला खोल अंदर जाता है तो देखता है जानवी उसी का इंतजार कर रही है। अधीरा को देख जानवी खुश होकर अधीरा के गले लग जाती है। भाई, आपने कितनी देर कर दी। अधीरा सिर्फ वो बोलकर सोफे पर बैठ जाता है तो जानवी किचन से राखी और मिठाई लेने चली जाती है। वो वापस आते समय एक बार अधीरा को देखती है। एक समय था जब अधीरा बहुत चंचल था और अब वो बहुत ज्यादा शांत हो गया था। ना ज्यादा किसी से बात करना, कुछ भी गलत बोलने पर गुस्सा हो जाना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई ऐसा कैसे हो गया। वजह कुछ कुछ तो जानती थी पर उसका असर उसके भाई पर इतना ज्यादा पड़ेगा वो नहीं जानती थी। जानवी उसको तिलक लगाती है, फिर उसकी आरती उतारती है और फिर उसको राखी बांध मिठाई खिलाती है। अधीरा उसके सिर पर हाथ फेर देता है तो जानवी उसके गोद में सिर रख लेट जाती है। भाई, आप मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर चले गए हो, मुझे भी आन्या दीदी के साथ रहना है। अधीर ने आन्या के बारे में जानवी को बता दिया था। जानवी इतना तो जानती थी कि आन्या उसकी बुआ की लड़की है, पर जब उसे ये पता चला कि आन्या आदित्य की वाइफ है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी।
पर साथ में ही जब उसने अधीरा से सब कुछ पूछना चाहा तो अधीरा ने उसे बस एक ही बात कही, तुम्हें जितना पता होना चाहिए था मैंने बता दिया, इसके आगे ना तुम आन्या से और ना किसी और से इस बारे में बात करोगी। जानवी कुछ नहीं बोलती। अधीरा उसके सर को सहलाते हुए, कल मैं तुम्हें राजवंश हाउस ले चलूंगा। ये सुनते ही जानवी जाने की बात सुन खुशी से उठकर बैठ जाती है और अधीरा के गले लगते हुए थैंक यू भाई सो मच। अधीरा बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। बहुत कम ही समय ऐसा होता है जब अधीरा मुस्कुराता है। तारांकन 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 हैश हैश हैश। वही पीयूष अपने घर पर पहुंच चुका था। घर पहुंचते पहुंचते उसको रात हो चुकी थी, क्योंकि सनाया को किसी लड़के के साथ देख उसे अच्छा नहीं लगता। वो अपने दोस्तों के साथ बार में चला जाता है। वैसे तो पीयूष कोई नशा नहीं करता था और कोई नशेड़ी पियक्कड़ नहीं था, पर उसे सनाया को किसी और लड़के के साथ देख उसके दिल में काफी दर्द हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दिल का दर्द को कैसे हल्का करे। तो बस हर दोस्तों की तरह उसके दोस्त ने उसके हाथ में शराब पकड़ा दिया, ये कहकर यह बड़ी काम की चीज है और तुम्हें उस दुख से उबरने में मदद करेगा। पीयूष अपने दर्द को कम करने के चक्कर में शराब पे शराब पिए जा रहा था। ज्यादा टल्ली हो जाने पर उसके दोस्त उसे उसके घर पर छोड़ जाते हैं। तो निम्मी जो किचन में पानी लेने के लिए आई थी, बेल की आवाज सुन अंदर से बाहर देखती है तो पीयूष को देखा वो दरवाजा खोलती है। घर के सारे सदस्य सो चुके थे, रात के 10 बजे बज चुके थे। निम्मी देखती है कि पीयूष लड़खड़ा रहा है तो वह थोड़ी घबराते हुए, भाई आपने शराब पी है। पीयूष निम्मी से कुछ नहीं बोलता और उसकी कंधे का सहारा ले लेता है और चलने लगता है, पर निम्मी पतली दुबली सी वो पीयूष को संभाल नहीं पा रही थी। उसे सीढ़ियों पर ले जाने लगती है, तभी ऊपर से सनाया जो ये सब देख रही थी। तो निम्मी उसे देखते हुए, प्लीज दी भाई की हेल्प करिए उनके रूम में छोड़ने में, नहीं तो माँ पापा देख लेंगे, भाई पर बहुत गुस्सा करेंगे और मार भी पड़ सकती है। सनाया नीचे आए, एक हाथ पीयूष का अपने कंधे पर रख उसके कमर के पीछे हाथ डाल उसे सहारा दे ले जाने लगती है। सनाया का एहसास पाते ही पीयूष सनाया को देखने लगता है। सनाया के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। तभी निम्मी देखती है कि पीयूष सनाया को देख रहा है तो वह दरवाजे के पास जाते ही, दी आप भाई को अंदर तक छोड़ दीजिए, मैं पानी का बोतल नीचे ही भूल गई, मैं जा रही हूँ और आप भी चले जाना। ये कह वो वहां से निकल जाती है। उसे सब दिखता था कि पीयूष और सनाया के बीच में कुछ तो हुआ है, नहीं तो दोनों एक दोस्त की तरह तो बात करते ही थे, लेकिन अब दोनों ही एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं। सनाया पीयूष को उसके रूम में ले जाती है और उसे बेड पर लिटा देती है। वो उसका शूज को निकलती है और वह उठकर पीयूष के रूम को देखने लगती है। इतने दिन से ही उसके घर पर रह रही थी, पर आज पहली बार उसके रूम को देखती है। काफी बड़ा था, जिसमें बड़ा सा बेड जो कि बीचों बीच था। एक साइड पूरे स्टडी का सामान, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे पढ़ने का शौक है। तो दूसरे साइड बाथरूम और बालकनी में पूरे जिम का सामान, जो कि पारदर्शी कांच डोर से दिख रहा था। सनाया एक गहरी सांस ले जाने लगती है। अगले ही पल पीयूष उसका हाथ पकड़ लेता है। सनाया जोर से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। सनाया अपने इमोशंस को कंट्रोल कर अपना हाथ छुड़ाने लगती है, पर पीयूष उसके हाथ को नहीं छोड़ता बल्कि उसे अपने पास खींच लेता है, जिससे सनाया उसके ऊपर ही गिर जाती है। सनाया ने इस समय मैरून कलर का नाइटी पहनी थी, जो एक टी शर्ट और लोवर था। उसके बाल खुले थे, जिस वजह से उसके बाल पीयूष के ऊपर बिखर ही जाते हैं। सनाया हड़बड़ा जाती है और जैसे ही वह उठने की होती है, पीयूष उसका एक हाथ उसके कमरे में डाल अपने से लिपका लेता है। उसके बालों को उसके चेहरे से हटा उसे गालों पर अपने हाथ रख बोला, क्यों भाग रही हो मुझसे? आखिर क्या कमी है मुझ में? मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ, हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हें सारी दुनिया की खुशी लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, फिर क्यों तुम मुझसे दूरी बना रही हो? सनाया की आंखें नम हो जाती है और वह भी उसको देखने लगती है। तभी सनाया, पीयूष तुम होश में नहीं हो, ये कह उठने लगती है। तभी पीयूष अपने हाथ उसके बालों पर कस देता है, जिससे सनाया दर्द से अपनी आंखें मींच लेती है। तो पीयूष बोलता है, जब मैंने होश में रहकर सब कुछ किया तो तुमने मुझे कहा कि मैं होश में नहीं हूं, और जब मैं शराब के नशे में हूं तब भी तुम मुझे बोल रही हो होश में नहीं हूं। आखिर कैसे रहूं होश में? तुमने मुझे अपने प्यार में पागल करके रख दिया है। प्लीज सनाया अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट लव। सनाया भी उसकी आंखों में देखते हुए, मैं भी जिससे प्यार करती हूँ उसके अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती, ये बोल उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। सनाया भले ही यह कह रही थी कि वह उससे प्यार नहीं करती, पर जब से उन दोनों की नजदीकी हुई थी, सनाया ने एक बार भी आदित्य को याद नहीं किया था। वह दिल में कहीं ना कहीं उसके दिल में पीयूष के प्रति सॉफ्ट जगह बन गया था। उसको पीयूष अच्छा लगने लगा था, पर उसे अपने अंदर हर चीज की कमी उसको दिखती थी कि पीयूष उससे छोटा है। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? जब उसको पता चलेगा तो वह मुझे छोड़ देगा। तभी पीयूष गुस्से में सनाया को अपने नीचे कर देता है और उसके हाथों में अपने हाथ डाल बिस्तर पर दबा देता है। सनाया, मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। सनाया फीकी मुस्कुराहट के साथ, पीयूष
जब इंसान प्यार में पड़ता है ना तो उसे पूरी दुनिया में ही वो इंसान दिखने लगता है। शायद तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम गलत लड़की के पीछे पड़े हो। तुम्हें मैं कोई खुशियां नहीं दे सकती। पीयूष जैसे ही यह सुनता है वह सनाया के माथे से अपना माथा जोड़ बोलता है, तुम मेरी जिंदगी में सनाया। यदि तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ मेरी पूरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। यदि तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। ये कह उसके आंखों से एक बूंद आंसू सनाया के गाल पर लुढ़क जाता है। सनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी सांस भारी हो जाती है। वह पीयूष को लाइक करने लगी थी पर उसके अंदर डर बहुत ज्यादा था। पीयूष के आंसुओं को महसूस कर उसका दिल तड़प उठता है। तभी पीयूष उसके गालों पर अपने होंठ को फिराते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है, जिससे सनाया की पकड़ पीयूष के हाथों पर कस जाती है और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। पीयूष के मुंह से वाइन की स्मेल आ रही थी, जिससे सनाया भी उसके नशे में डूबने लगी थी। पीयूष उसे काफी सॉफ्टली से तो कभी रुडली किस किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सनाया उससे छूटने वाली हो या फिर वो उसे छोड़ेगा तो उसे छोड़कर चली जाएगी। वो 5 मिनट लगभग ऐसे ही किस करता रहा। कुछ ही देर में सनाया के होठों पर ही अपने होठ रख शांत हो जाता है। पीयूष को कोई मूवमेंट न करते देख सनाया अपनी आंखें खोल देती है तो पीयूष सो चुका था। सनाया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और धीरे से पीयूष को अपने ऊपर से हटाती है और पीयूष के चेहरे को देखने लगती है। पीयूष की पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। कोई भी लड़की उसे देखकर पागल हो सकती थी। वो हर चीज में परफेक्ट था। सनाया उसके गालम पर हाथ रखते हुए, ये सच है पीयूष, मेरे जिंदगी में आदित्य के सिवा कभी दूसरे से प्यार करने का नहीं सोचा था। पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आए मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे भी तुमसे लगाव हो गया या यूं कह लो धीरे धीरे प्यार हो गया। फिर सनाया मुस्कुराते हुए, और भला प्यार हो भी क्यों ना, पहला शख्स है जो मुझे दिलो जान से प्यार करते हो। प्यार तो वीर भी मुझसे किया था, पर तुम जबरदस्ती मेरे करीब आ प्यार करते हो। पर मैं यह नहीं कर सकती। जिस दिन तुम्हें पता चला कि मैं एक समय आदित्य की मिस्ट्रेस, कई बार उसके बिस्तर पर जा चुकी हूँ, वह भी अपनी मर्जी से, यह जानते हुए भी कि आदित्य मेरा नहीं है, तो तुम मुझे छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचोगे और मैं एक बार और नहीं टूटना चाहती हूँ। तुम्हारे मेरे करीब आना मैं इसलिए नहीं रोकी कि अब हमारा साथ यही तक है। ये बोलकर झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख चूम लेती है और पीयूष के सीने पर अपना सिर रख उसकी बाहों में लेट जाती है। सनाया ने अपने दिल की सारी बात तो कह दी थी पर उसे सुनने वाला कोई नहीं था। राजवंश विला, वही आसिमा और कीर्ति को आन्या ने रोक लिया था। आन्या सुधा जी से परमिशन ले लिया था। इस समय तीनों आदित्य के रूम में सोए हुए थे और आदित्य वीर के रूम में था। आदित्य और वीर बेड पर लेटे हुए थे। तो आदित्य खुन्नस में बोलता है, जिस आदित्य राजवंश के कमरे में कोई पैर नहीं रखता था, मेरी बीवी मेरे रूम को एकदम से चौल बनाकर रख दिया है। तभी वीर आदित्य को घूरते हुए, जिस चौल की तुम बात कर रहे हो उसमें मेरी भी बीवी रहती है, इसलिए उसे कुछ कहने की हिम्मत भी मत करना। आदित्य, अच्छा जी, बड़े आए बीवी के पति। वीर, इसमें कोई शक है? तभी आदित्य, नहीं कोई शक नहीं है, बस वह क्या है ना, मुझे अपनी बीवी को गोद में लेकर सोने की आदत है, अब सोच रहा हूँ कैसे सो। ये सुन वीर, ये ले तकिया है ना, इसे गोद में लेकर सो। आदित्य, अरे यार मजा नहीं आएगा। वो क्या है ना, ये तकिया छोटा है और मेरी बीवी अच्छी खासी लंबी है, तो क्यों ना आज मेरी बीवी तू बन जा। वीर जैसे ही यह सुनता है वैसे ही बिस्तर से उठ जाता है और वहां से उतरने ही वाला होता है। आदित्य उसे पकड़कर बिस्तर पर दबा देता है और उसे अपने हाथ पैर से बांधकर उसे जकड़ लेता है। वीर, छोड़ मुझे कमीने। आदित्य, तू अपनी यह घटिया हरकत कहीं और जाकर करना, मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आदित्य, क्यों मेरे साथ सोने में शर्म आ रही है? इसके पहले तो तू ही मेरे साथ सोता था। वीर, पर तू इतनी बेशर्मी से मुझे नहीं पकड़ता था, छोड़ ये बोल उसे अपने हाथ से छुड़ाने लगता है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है। दोनों हड़बड़ा कर डोर पर देखते हैं तो सामने अर्जुन खड़ा था और उसी के साथ मीना। मीना जब ये देखती है तो उसके हाथ में जो ट्रे का दूध था वह गिरते गिरते बचता है। वह अभी अभी वापस अपने गांव से आई थी पर उसे ये सब देखने की उम्मीद नहीं थी। अर्जुन ट्रे मीना से ले लेता है। मीना अपने मुंह पर हाथ रख तुरंत भाग जाती है। अर्जुन अंदर आते हुए, किसी दिन तुम लोगों का नाम पेपर में छपेगा, आदित्य सिंह राजवंश अपने ही दोस्त के साथ हुआ हम बिस्तर, क्या हेडलाइन बनी है। तभी वीर और आदित्य दोनों ही उसे घूरते हैं और दोनों एक दूसरे को देख अर्जुन को बिस्तर पर खींच लेते हैं और उसे बिस्तर पर दबाव से पकड़ बोलते हैं, अब बता क्या बोल रहा था। अब पेपर में छपेगा कि आदित्य सिंह राजवंश के साथ साथ उसका भाई और उसका दोस्त तीनों हुए हम बिस्तर। ये सोचते ही तीनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। शायद इन सभी की जिंदगी में आई हुई प्यारी प्यारी परियां थी जो सब हंसना बोलना सीख गए थे। नहीं तो ये दोस्त तो ऐसे ही थे। अगर इनका रौद्र रूप था तो सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों के लिए, बाकी अपनी फैमिली के लिए तो ये सब एक दूसरे का जान भी दे सकते थे। वही कपूर हाउस। आलोक जी बेसब्री से कीर्त और आशिमा का वेट कर रहे थे पर घड़ी में 10 से 11 बजे बज गए पर कोई नहीं आया। तभी सुधा जी जो अपने रूम में बैठी काम कर रही थी,
वह बाहर आलोक को टहलते देख बोलती है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों टहल रहे हैं, कुछ काम है क्या? तभी आलोक, सुधा जी हमें एक बात नहीं समझ रही है, बच्चों को आने में इतनी लेट क्यों हुई है? उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए। क्या यही संस्कार है कि घर की बेटियां इतनी दूर इतनी रात तक रहे? सुधा जी आंखें छोटी कर, आलोक वो सभी आन्या के साथ हैं और आप इतना ज्यादा पैनिक क्यों कर रहे हैं? उसने मुझे फोन किया था, आज रात को वहीं रुकने वाली है। ये सुनते ही आलोक जी प्रकाश जी को देखते हैं और उनका गुस्सा हाई हो जाता है और वो गुस्से में ग्लास टेबल पर मारते हुए बोलते हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है, किसने बोला कि उसे रात को बाहर रुकने के लिए? सुधा जी आलोक के गुस्से को देख एक पल के लिए डर जाती है और वह बात संभालते हुए, यह इतनी बड़ी बात भी नहीं है, छोटी सी बात पर आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, और सभी एक साथ रुकना चाहती थी, कल सुबह ही आ जाएंगे। तभी आलोक, आपको ये बात अच्छे से पता है ना कि अधीरा गुंडा मवाली आशिमा के पीछे पड़ा है? सुधा जी एक गहरी सांस लेकर, मैं कीर्ति से बात की थी, वहां पर अधीरा नहीं है। तभी आलोक जी गुस्से में, पर वीर तो है ना वहां पर? तो सुधा जी ना समझी में, अब आपको वीर से भी प्रॉब्लम होने लगी, और वीर है तो क्या प्रॉब्लम है, वो आखिर उस घर में ही रहता है, उसका भी तो घर है। आलोक जी गुस्से में अपने मुट्ठी बंद कर लेते हैं, क्योंकि वह सुधा जी पर और कुछ ज्यादा बहस करते हैं तो शायद उनका गुस्सा फूट पड़ता और वह उन्हें कुछ समझा नहीं पा रहे थे, वह गुस्से में अपने रूम में चले जाते हैं। प्रकाश भी अपने रूम में चला जाता है। तो सुधा आखिर हो क्या गया है उनको, इतनी चिड़चिड़ा कब से हो गए? ये बोल एक गहरी सांस लेती है और किचन में चली जाती है। वही राजवंश हाउस, आदित्य वीर अर्जुन एक साथ एक कमरे में अपना आराम फरमा रहे थे तो वही जानवी और अधीर अपने घर पर रुके थे। पर राजवंश हाउस में एक परेशानी जन्म ले चुकी थी और वो परेशानी आन्या के हाथ में थी। काफी देर बात करने के बाद प्रिया कीर्ति आसिमा सो जाते हैं, पर आन्या को आदित्य के बिना नींद नहीं आ रही थी तो उसने सोचा वो जब से यहाँ पर आए हैं उसने कुछ भी नहीं देखा। वह अपने ही रूम को ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार यहाँ आए हो। वह आदित्य के कपबोर्ड को खोलती है और उसके शर्ट के कलेक्शन देखने लगती है। शर्ट ज्यादा कलरफुल नहीं था, सिंपल सोवर कलर था, पर काफी हाई ब्रांडेड कपड़े थे जो लाखों में आते थे। वह उसके कपड़ों पर हाथ फेरते हुए तभी उसकी नजर 2-4 एल्बम पर जाती है। तो वह खुश हो जाती है, बस एल्बम को खींचकर निकाल देती है और कपबोर्ड को बंद कर बालकनी में चली जाती है और मैं एल्बम देखने लगती है। एल्बम बहुत पहले की नहीं थी, लगभग 8 से 10 साल पुरानी लग रही थी, जिसमें कुछ कॉलेज की फोटो थी, तो कुछ फंक्शन के, कुछ बाहर के, कुछ इस घर, तो कुछ बेडरूम के, ये सारी फोटो उसमें थी। फोटो देखते हुए आन्या के चेहरे के भाव पल पल बदलते जा रहे थे, क्योंकि वो उन फोटो में कुछ और ऑब्जर्व कर रही थी। हर फोटो में सनाया थी और सनाया के नजर सिर्फ और सिर्फ आदित्य पर, हर फोटो में वह आदित्य के करीब खड़ी थी, हर फोटो में आदित्य की प्यार भरी नजरों से देख रही थी। ये बात अन्य को खटक जाती है और एक फोटो तो ऐसी थी जिसमें आदित्य ने सनाया को कमर से पकड़ अपने सीने से लगाया हुआ था और सनाया उसे बाहों में भरी हुई थी और पीछे से उसके सारे ग्रुप के लोग थे। वह उस फोटो को अपने मुट्ठी में भर लेती है और मन में बोलती है, क्या आदित्य का सनाया का कोई रिश्ता था? अगली सुबह सभी अपना जिम कर ब्रेकफास्ट पे आ जाते हैं तो उन्हें सिर्फ मीना दिखती है। अर्जुन मीना से, हमारे घर की बारात नहीं दिख रही है, सबके सब कहाँ गए? मीना पहले समझ नहीं पाती। वीर, इसका मतलब आन्या उसके फैमिली मेंबर। मीना, सर वह तो सुबह ही चले गए, उनके लिए गाड़ी आई थी उनके घर से। वीर को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, उसने सोचा था कि कीर्ति से सुबह बात करेगा, लेकिन अचानक वो लोग चले गए। फिर वो कुछ कह नहीं पाता। आदित्य कुछ सोच रहा था, पर क्या ये तो आदित्य ही जानता था। तभी आदित्य आन्या के बारे में पूछता है तो मीना दीदी भी उन्हीं लोगों के साथ गई है कि उधर से वो कॉलेज चली जाएगी। सभी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, तभी वहां पर अदिति पहुंचती है तो अदिति को देखकर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। एक हॉट नाइटी पहनी हुई थी जिसमें ना दिखने वाले अंग भी थोड़े थोड़ी दिख रहे थे। तभी अर्जुन वीर के कानों में, लगता है यह एक दिन हमारा रेप करके ही मानेगी। अदिति वहां पर बैठती है, तभी राहुल भी वहां पर आता है। अदिति को इस रूप में देख राहुल को खांसी आ जाती है, क्योंकि अदिति ने आज तक ओल्ड राजवंश में कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। वो अपनी आंखें नीचे कर खाना खाने लगता है। तभी वीर अर्जुन से, तेरा छोटा भाई कितना समझदार हो गया है और सीधा साधे ही अच्छा है, और वह तेरे पर तो बिल्कुल भी नहीं गया। अर्जुन घुरकर उसको देखता है। आदित्य को देख आदित्य बोलता है, सो मिस अदिति। आदिति आदिति राजवंश उसको करेक्ट करते हैं हुए कहती है, अदिति राजवंश हूँ। आदित्य तिरछी स्माइल के साथ, कौन जानता है कि तुम राजवंश हो भी या कोई और ही हो। वैसे तुम मेरे घर पर अभी तक क्या कर रही हो? अदिति, अभी तुमने देखा नहीं, मैं अपने भाई को राखी बांधने आई थी। तभी आदित्य, राखी कल था और अब तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि ये मेरा घर है ना कि होटल कि कोई कहीं से भी मुंह उठाए आए और यहाँ आकर रुक जाए। अदिति मायूस सा चेहरा बनाकर राहुल को देखते हुए, देख रहे हो राहुल, तुम्हारी बहन के बारे में ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ये लोग मुझे इस घर से निकलने की बात कर रहे हैं।
तो राहुल अपनी आंखें नीचे कर बोलता है, दी मैं तो यहाँ पर रहूंगा नहीं, कॉलेज चला जाता हूँ। आन्या भाभी भी यहाँ नहीं रहती है, कॉलेज चली जाती है। घर पर कोई नहीं रहेगा, आप बोर हो जाएगी, इससे अच्छा आप घर पर चले जाइए। ये सुनते ही अदिति अंदर तक तिलमिला जाती है। उसे लगता है कि वह राहुल को अपने साइड कर कुछ भी करवा सकती है, पर आज राहुल ने भी उसे एहसास दिला दिया कि वह आदित्य और अर्जुन का भाई है। आदिति फीकी मुस्कुराहट के साथ, ओके राहुल ये बोल वह अपनी नजरें नीचे कर गुस्से में खाना खाने लगती है। आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसे तो लगा था कि राहुल को कोई भी बेवकूफ बना सकता है, पर राहुल ने बहुत समझदार वाला काम किया था। फिर वह उठकर वहां से चला जाता है, अपनी गाड़ी में बैठता है। तभी वह वीर से पूछता है, क्या खबर है वीर? वीर एक गहरी सांस लेकर, अधीरा ने बताया है कि सीप के ऊपर किसी ने बहुत गहरी नजर रखी है, उन्हें पकड़ने की कोशिश किया जा रहा है। आदित्य नजर तो वीर पर होती है, वो बोला तो इसमें बड़ी बात क्या है, नजर तो सभी गड़ा कर रखते हैं, पर नजरें रखने से थोड़ी ना वो उसको हासिल कर पाएंगे। वीर के चेहरे के एक्सप्रेशन देख आदित्य बोलता है, साफ साफ बताओ बात क्या है। आदित्य के आवाज में एक ऑर्डर टोन था। हमारे जासूसों से यह पता चला है कि यह नजर एयरलाइन से रखी जा रही है, पर वो सभी अभी अटैक नहीं कर रहे हैं, यही बात समझ नहीं आ रही। हमारे सिपाही की पूरी तैयारी तो हम पर समझ नहीं आ रहा वो करना क्या चाहते हैं, और वो सब है कौन, क्या हमें इस बारे में गवर्नमेंट से मदद लेनी चाहिए। आदित्य को सोचते हुए, तुम्हें डीडी के उस मेंबर का पता चला जो आईएसएस वालों का प्रोजेक्ट लेकर आया था? वीर नाम में सिर हिलाते हुए बोलता है, अभी कुछ टाइम और लगेगा क्योंकि काफी हाई सिक्योरिटी से उनकी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक किया गया है। मैं नजदीक ही हूँ, जल्द ही पता कर लूंगा। वीर, पर एक बात मुझे खटक रही है। आदित्य, व्हाट? वीर, हर कोई असर के नाम से डरता है, हर कोई अटैक करना चाहा पर सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन वह हमें खुली धमकी दे रहा है। ये वो बात तो जानता है कि हम उसे आसानी से देख समझ पा रहे हैं, फिर भी वह चुप है। आदित्य कुछ सोचते हुए, जरूर कुछ बड़ा करने के फिराक में है, अपने कुछ गुप्त जासूसों को उनके बीच में भेजो। वीर, यस बॉस, ये कह वो गाड़ी आगे बढ़ा देता है। वीर भले ही आदित्य के ऑफिस का काम संभालता था, वो उसके माफियागिरी में साथ नहीं था, पर वीर के बिना उसका कोई काम नहीं होता था, क्योंकि वीर आदित्य के जैसा ही बहुत अच्छा हैकर था। आदित्य इन सब काम में वीर का ही दिमाग यूज करता था, क्योंकि वह काफी समझदारी और सूझबूझ से बारीकी से सब पता लगाता था। अर्जुन और अधीरा दोनों ही हमेशा अपने बल का प्रयोग करते थे, लेकिन वीर और आदित्य हर काम को दिमाग से यूज करते थे। बिना हाथ पैर चलाए ही आदित्य अपने दिमाग से ही अच्छे अच्छे लोगों को घुटने पर ला देता था। वीर के बिना वो इस चीज को कभी नहीं संभाल पाता, और शायद वीर और उसका मिलना भी एक ऐसे ही इत्तेफाकन की वजह से था जो आगे ही पता चलेगा। कपूर हाउस राजवंश हाउस से निकल सभी अपने ऑफिस और कॉलेज की तरफ निकल चुके थे। वही आलोक जी अपनी चाय पीते हुए अपने अखबार पढ़ रहे थे। तभी सुधा जी उनके बगल में बैठते हुए अपनी कॉफी पीने लगती हैं। आए आलोक जी, एक मिनट, सुधा जी को देखते हैं। सुधा जी ने इस समय ग्रीन रंग की साड़ी और उससे पर बालों का जुड़ा भरी भरी चूड़ियां पहनी हुई थी, जिससे वह काफी खूबसूरत लग रही थी। एक नजर उनको देख आलोक जी फिर से अपनी चाय पीने लगते हैं। तभी घर की बेल बजती है। सुधा जी सोचती है, इस समय कौन आया, बच्चे तो अपने अपने वक्त पर चले गए हैं। फिर वह जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने पूरब के फैमिली वाले आए हुए थे। पूरब की फैमिली को आया देख वो कुछ कहती नहीं और सभी को अंदर बुलाती है। आलोक जी रमेश को आया देख उनके गले लगते हैं। रमेश, आलोक, तूने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? ऐसी भी क्या बात हो गई? आलोक जी, बात ही कुछ ऐसी थी कि तुझे बुलाना पड़ा, क्योंकि ज्यादा समय तो रह नहीं गया है। सुधा जी इतनी देर में जाकर पानी और कुछ स्नैक्स लेकर आती है और साथ में अपने घर के मेड को सभी के लिए चाय बनाने का बोल वह भी सोफे पर बैठ जाती है। रमेश जी, भाभी जी परेशान होने क्या जरूरत है, हम तो घर वाले ही है ना। ये बोल सुधा जी को ऊपर से नीचे देखने लगते हैं और मन में बोलता है, आज भी आपकी खूबसूरती वैसी ही है जैसा मैंने पहली बार देखा था। सुधा, ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब, अब तो हम सभी का रिश्ता रिश्तेदारी में भी बदलने वाला है, तो खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी, यह बोल मुस्कुरा देती है। आलोक जी, देखो रमेश तुम्हें थोड़ा अजीब लगे और अगर बात समझोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। रमेश, बात क्या है, साफ साफ बताओ। आलोक जी, देखो मैं चाहता हूँ कि जो सगाई पूरब और कीर्ति की आशिमा के शादी वाले दिन होने वाली थी उसको पोस्टपोन कर देते हैं। ये बात जैसे ही रमेश और पूरब सुनते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं और इस बात को लेकर दोनों के ही अंदर गुस्सा आ जाता है। तभी रमेश थोड़े कड़क आवाज में, यह क्या कह रहे हो? अभी तुम्हारी एक बेटी ने हमारी इज्जत पर दाग लगा दिया। अब हम सबसे यह बात कर चुके हैं कि तुम्हारी छोटी बेटी के साथ शादी करवाना चाहते हैं, तो तुम सगाई कैंसिल कर रहे हो। आलोक जी, रमेश पहले पूरी बात तो सुनना सीखो। पूरब अपने पिता के हाथ पर हाथ रख दबा देता है तो रमेश थोड़ा शांत हो जाते हैं। तो आलोक जी कहते हैं, मैं जानता हूं कि आन्या की शादी के समय जो कुछ हुआ वह नहीं होना चाहिए था, इसीलिए मैं पूरब और कीर्ति दोनों की ही शादी आशिमा की शादी वाले दिन ही करना चाहता हूं। वह लोग जैसे ही यह बात सुनते हैं उनके चेहरे पर एक खुशी आ जाती है।
पर सुधा जी जिसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई थी। पर इस समय उन्होंने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। तभी रमेश, ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। मैं खुद शादी में ज्यादा देर नहीं चाहता, पर तुमने सगाई की बात की थी तो मैंने कुछ नहीं कहा। और तू इसकी चिंता मत कर, शादी के बाद भी कीर्ति जो चाहे वह कर सकती है। उसे सारी चीजों की छूट है। ये बात सुन आलोक जी स्माइल करते हुए कहती हैं, मैं जानता हूँ तेरे परिवार में मेरे बच्चे को कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। तो वही पूरब के चेहरे की स्माइल तो खत्म ही नहीं हो रही थी। वो एक मैसेज कर किसी को सेंड कर देता है और आराम से सोफे पर बैठ जाता है जैसे कोई जंग जीतकर आराम कर रहा हो। उसके बाद सभी लोग लंच कर वहां से चले जाते हैं। सभी के चले जाने के बाद सुधा जी जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है वैसे ही आलोक, सुधा मुझे पता है तुम्हारे मन में काफी सवाल होगा, तो मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही बता सकता हूँ। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बच्ची की शादी धूमधाम से हो, तो क्यों ना दोनों बच्ची की शादी एक साथ कर सारा खर्च इसी में लगाया जाए। एक खर्चे में दोनों का काम हो जाएगा और फिर जब शादी उसी से होनी है तो अब हो चाहे बाद में, उससे फर्क नहीं पड़ता। सुधा जी आलोक से कुछ भी कह नहीं पाती है। आलोक जी अपनी सफाई दे वहां से चले जाते हैं। सुधा जी उन्हें जाते हुए देखती रहती है और मन में बोलती है, ये कब से इतने गरीब हो गए जो एक बेटी पर दूसरी बेटी की शादी कर खर्च बचाना चाहते हैं। अरे हमारी एक ही बच्ची तो बची है और उसमें भी खर्च को देख रहे हैं। आपने मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है। जरूर कुछ ऐसी बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं, नहीं तो यह अचानक कीर्ति की शादी इतनी जल्दी और मेरा कोई सवाल भी नहीं सुनी और आप अपना जवाब दे चले गए। मैं भी यह बात पता कर रहूंगी। वही कॉलेज में सभी अपना कॉलेज अटेंड कर अपने फेवरेट जगह पर बैठकर अपनी गॉसिप शुरू कर देते हैं। एक यही तो जगह थी जहां सारे दोस्त बैठकर अपनी हंसी ठिठोली करते थे और अपने मन और दिल की बातें रखते थे। नहीं तो कौन कहां चला जाता था। सभी अपना लंच कर कुछ क्लासेस अटेंड कर बाहर आ रहे थे, तभी सब सामने देखते हैं तो अर्जुन गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। आन्या की आंखें छोटी हो जाती है और वह बोलती है, ये कब से हम लोगों को लेने के लिए आ गए। शिवी, ये तुम्हारी गलतफहमी है, वह मुझे लेने के लिए आया है। पर दोनों की ही गलतफहमी जल्दी ही टूट जाती है क्योंकि प्रिया अर्जुन को देख दूसरे साइड से जाने लगती है तो अर्जुन उसका हाथ पकड़ उसे कार की तरफ ले जाने लगता है। ये देख सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी आन्या भागकर अर्जुन के पास जा उसे हाथों से रोकते हुए कार के पास खड़ी होकर बोलती है, यह क्या घटिया हरकत है, आप मेरी बहुत दोस्त को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं। अर्जुन एक बार अपने गर्दन को घुमाता है जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हो और वह आन्या को देख दांत पीसते हुए, भाभी जी आप हमारे मैटर में मत कुछ बोलिए, आप सामने से हटने की जहमत उठाएंगी। आन्या भी बड़ी एटीट्यूड से, और यदि मैं ना हटूं तो ये सुन अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। तभी प्रिया अर्जुन को देखते हुए, आन्या मैं बात करके आती हूँ। आन्या जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है तभी पीछे से पीयूष की आवाज आती है। पीयूष जो आज कॉलेज तो नहीं आया था पर वह निम्मी को लेने के लिए आया था और साथ में प्रिया को भी, जो रास्ते से छोड़ते हुए जाता है। तभी पीयूष बोलता है, पर मुझे प्रॉब्लम है, आप इस तरह से प्रिया को खींचकर क्यों ले जा रहे हैं। अर्जुन गुस्से में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने पैरों से अपने ही गाड़ी को जोर से किक करता है। उसकी गाड़ी हल्का सा हिल जाती है। ये देख सभी उसे आंखें फाड़े उसे देखने लगते हैं। तभी अर्जुन गुस्से में पीयूष को देखते हुए बोला, लगता है तुम्हारी जो हड्डी टूटी थी वह जल्दी ही सही हो गई है, शायद एक बार तुम्हें और भी उसका स्वाद चखना है। पीयूष पहले तो समझ नहीं पाता पर जैसे ही समझता है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह बोलता है, इसका मतलब वह आप थे जिन्होंने मुझे मारा था। अर्जुन उसे देखते हुए, समझदार के लिए इशारा ही काफी है, अब हटो मेरे रास्ते से, यह कह वह प्रिया को खींचकर कार में बैठा देता है और लेकर निकल जाता है। आन्या तो बस उसे जाते हुए देखते रह जाती है। वह पीयूष को देखकर कहती है, क्या इन दोनों के बीच कुछ है। पीयूष गहरी सांस लेकर, बहुत कुछ है आन्या, पर मुझे कैसे नहीं पता चला। पीयूष उसके सिर पर मरते हुए बोला, जब तुम्हें अपने पति के अलावा कुछ दिखाई देगा तब तो तुम्हें समझ आएगा कि अगल बगल क्या हो रहा है। ये सुनते ही अन्य का मुंह बन जाता है और बोलती है, मैं इस बारे में उनसे बात करूंगी, आखिर मामला क्या है। तभी वो जैसे ही सब जाने लगते हैं पीयूष की नजर सनाया पर पड़ती है। वह सनाया को देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक शख्स पर जाती है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और उसके हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है, पर उसके साथ साथ शिवी का भी यही हाल था। पीयूष और सनाया की नजर जब सामने पड़ती है तो देखते हैं सनाया एक कार की तरफ जा रही है और उस कार से टिक कर कोई खड़ा है, वो कोई और नहीं शिव था। सनाया जैसे ही बाहर आती है उसकी नजर शिव पर पड़ती है तो वो उधर चली जाती है और जाकर उसके गले लग जाती है। भाई आप यहाँ पर। शिव बस हाँ में सिर हिला देता है और बोलता है, बस तुमसे मिलने आया था। ये बोल एक नजर शिवी को देखता है जो उसे ही देख रही थी। सनाया शिव के नजरों का पीछा करते हुए वह भी उसी दिशा में देखने लगती है तो उसकी नजर से शिवी पर पड़ती है। शिवी के साथ साथ उसकी नजर पीयूष पर भी पड़ती है, तभी वह अपना चेहरा घुमा देती है। ये देखकर पीयूष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस एक ही दिन में न जाने ऐसा कौन सा रिश्ता था जो सनाया शिव को अपना एक फैमिली मेंबर समझ बैठी थी।
शायद ये खून का ही रिश्ता था जो शिव तो जानता था पर समय इससे अनजान थी। वो उससे जुड़ी हुई महसूस कर रही थी। तभी शिव सनाया से कहता है, तुमने मुझे अपार्टमेंट के लिए कहा था ना, मैंने एक जगह देखा है, बहुत ही सुंदर सी जगह है, चलो। ये बोल वो गाड़ी में बैठ जाता है और सनाया भी गाड़ी में बैठ जाती है। शिव मिरर से शिवी को देखता है जो अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई थी। ये देख शिव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह गाड़ी आगे बढ़ा देता है। पीयूष गुस्से में अपने गाड़ी की तरफ चला जाता है। उसको गुस्से में जाते थे निम्मी भी उसके पीछे भागती है। तभी आन्या देखती है कि उसे तो कोई लेने ही नहीं आया है। वह भी पीयूष की तरफ भागते हुए, पीयूष प्लीज यार मुझे भी छोड़ देना, ये कह वह कार में बैठ जाती है। वही कीर्ति अपने गाड़ी में बैठ कपूर हाउस के लिए निकल जाती है। रास्ते में सनाया शिव को ध्यान से देख रही थी। शिव अपनी गाड़ी चलाते हुए, अब जो पूछना है पूछ लो, इतना ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है। सनाया, क्या मैंने जो देखा वो सच है या मेरी आंखों का धोखा? शिव बड़ी सी मुस्कान के साथ, ये सच है, शिवी तुम्हारी होने वाली भाभी है। ये सुनते ही सनाया की आंखें बड़ी हो जाती है और वो बोलती है, तुम्हें पता भी है वो किसकी बहन है? शिव, हाँ जानता हूँ, वह आदित्य सिंह राजवंश की बहन है। तो क्या? शिव, वैसे तुम्हें अपनी भाभी कैसी लगी? सनाया एक गहरी सांस लेकर, पहले उससे भाभी बना तो लो, क्योंकि तुम आदित्य को नहीं जानते। शिव सनाया की तरफ देखते हुए, तुम्हारे बातों से लग रहा है कि तुम सबसे ज्यादा आदित्य को जानती हो, तो क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? सनाया थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है और वो बोलती है, हाँ पूछिए। शिव, जब तुम्हारे और आदित्य में इतनी गहरी रिश्ता था और दोस्ती थी तो तुम उसका घर छोड़कर यहाँ वहाँ क्यों भटक रही हो? सनाया अपने कपड़ों को जोर से पकड़ लेती है। ये सब शिव की बारीक आंखों से छुपा ना सकी। वो एक पुलिस ऑफिसर था। वो हर इंसान के हाव भाव से भी समझ सकता था कि कौन क्या कैसे रिएक्ट कर रहा है। वो उसके आगे कुछ नहीं पूछता। सनाया उसको कुछ न पूछते दया अपना चेहरा खिड़की के बाहर कर देती है। इससे शिव को एहसास हो जाता है इस समय सनाया इस बारे में बात नहीं करेगी। पर शिव अपने मन में यह बात बैठा लेता है कि मैं इस बारे में पता करके रहूंगा, और यदि तुम्हारी तकलीफ के पीछे यदि उसे आदित्य का हाथ होगा तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। वही अर्जुन प्रिया को लेकर काफी दूर निकल जाता है और वो एक पहाड़ी की तरफ जाता है और कार रोकता है। इस बीच प्रिया ने उससे कुछ भी नहीं कहा था। अर्जुन गाड़ी से बाहर निकल जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे, क्या बात करे और कैसे गुस्सा निकले। ये सोच कि कैसे गुस्सा कंट्रोल करे, फिर भी ऐसे ही 10 से 20 मिनट निकल जाते हैं। प्रिया उसे चक्कर काटते हुए देखती है और चुपचाप ऐसे ही बैठी रहती है। तभी अर्जुन प्रिया की साइड का गेट खुलता है, प्रिया को खींचकर बाहर निकलता है और उसे कार से टिकाकर उसे किस करने लगता है। प्रिया भौचक्का रह जाती है और वो उसे दूर करने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था यह इंसान टेंशन में भी उसे कैसे किस कर लेता है। वो गुस्सा रहता है तो भी किस करता है, खुश रहता है तो भी किस करता है, मतलब हद हो गई। लगभग एक लांग किस के बाद अर्जुन अपने आप को शांत करता है और प्रिया के होठों को छोड़ उससे थोड़ा दूर होता है। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति की गाड़ी कपूर हाउस में प्रवेश करती है। जब वह घर में आती है तो सभी को हाल में ही बैठे थे। वह अचंभित होकर पूछती है, क्या हुआ, आप आज सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अपने अपने ड्यूटी पर नहीं गए? ये कह वह धम्म से सोफे पर बैठ जाती है। तभी सुधा जी किचन से आते हुए उसको पानी लाकर देती हैं तो कीर्ति खुश होकर, मम्मा इसी की जरूरत थी, ये बोलकर पानी पी जाती है। पर तभी उसे एहसास होता है कि वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं है। वह देखती है आलोक जी उसे गुस्से से देख रहे हैं। कीर्ति थोड़ा सा सहमते हुए, पापा क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आलोक जी अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए, तुम कहाँ थी कीर्ति? कीर्ति, पापा मैं तो दीदी के यहाँ गई थी। तभी आलोक, जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम लोग जाना और तुरंत वापस आ जाना तो तुम वही क्यों रुकी? आलोक जी का इस तरह से पूछना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी सुधा जी आलोक जी को बीच में बोलते हुए, क्या हो गया है, आप क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं? अरे वो रुक गई तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया? वो आन्या के ही घर पर रुकी थी ना कि किसी और के घर पर। आलोक अपने मन में, यही तो परेशानी की बात है कि वो आन्या के घर थी जहां वो सब मवाली रहते हैं। फिर अपने आप को शांत कर, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमें आपकी चिंता हो रही थी। ये बोल वो कीर्ति के आगे कुछ कार्ड रखते हैं। कीर्ति ना समझी में उस कार्ड को देखने लगती है। फिर वो एक कार्ड को उठाकर देखती है जो कि आशिमा और मोहित का था। ये देख खुश होते हुए, अरे यह आशिमा दीदी का कार्ड छप गया, मैं तो उनका कार्ड देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तभी आलोक जी उसकी तरफ एक और कार्ड करते हैं। जब कीर्ति उसे भी उठाकर देखती है तो उस पर लिखे नाम को देख उसके हाथ से कार्ड छूट जाते हैं। आलोक उसके चेहरे के हर भाव को ध्यान से देख रहे थे। कीर्ति के हाथ से कार्ड छुट्टी देख सुधा जी उस कार्ड को उठाकर देखती है तो उस पर कीर्ति और पूरब के नाम लिखे थे। ये देख वह आलोक की तरफ घूरते हुए, अभी आप सुबह ही शादी की बात की है और अचानक आपका कार्ड भी छपवा दिया। आलोक जी रिलैक्स टोन में, जब शादी एक साथ हो रही है तो कार्ड भी तो एक ही साथ छपेगी ना। ये सुनते ही कीर्ति के आंखों से आंसू लुढ़क कर गाल पर आ जाते हैं और वह हल्का सा कपकपाने लगती है।
तभी कीर्ति कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है, तभी आलोक जी कहते हैं, उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों का मन रखेंगी। तो ये सुनते ही कीर्ति की आंखों से आंसू लुढ़क जाती है और वह भागकर अपने रूम में चली जाती है। ये देख सुधा जी उसके पीछे जाने वाली होती है, तभी आलोक जी रोकते हुए, उन्हें जाने दीजिए, शायद इतनी जल्दी शादी होने पर उन्हें हम सबको छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो रो रही है। सुधा जी आलोक को देखकर गुस्से में, मैं भी देख रही हूँ कि कौन किसे छोड़ रहा है। बहुत जल्दी नहीं हो गई है आपको अपनी बेटी को भगाने की? क्या इस कपूर हाउस में उसके लिए जगह कम पड़ गई है? आलोक जी सुधा जी की तरफ देखते हो, क्या सुधा जी आप भी बच्चों की जैसी बातें करती है? जाइए आप हमारे लिए हमारा शाम का नाश्ता बनाइए। बड़ी मुश्किल से तो आप घर पर रुकती है, नहीं तो महाराज के हाथों का खाना खाते खाते बोर हो चुका है। सुधा जी थोड़ी तिल मिला जाती है और वह गुस्से में किचन में चली जाती है। तभी प्रकाश जी आलोक को देखते हुए, आपको क्या लगता है भैया, क्या कीर्ति हमारे खिलाफ जाएगी? आलोक बड़े गर्व से, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम देखते जाओ। कीर्ति अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर वो बिस्तर पर बैठ रोने लगती है। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, उसे आज बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे काफी रोना आ रहा था। वह बार बार उसके दिमाग में आलोक जी की बातें घूम रही थी कि कृति मेरा मान रखेगी। ये सब बातें सुन कीर्ति का रोना और बढ़ जाता है, उसे अपने दिल में दर्द होने लगता है। उसे वीर की याद आ रही थी। उसे वह पल याद आ रहा था जब पूरब ने उसके साथ इतने घटिया हरकत की थी। तब उसे वीर ने बचाया था, नहीं तो न जाने उसके साथ क्या होता। आज वह वीर से बेइंतहा प्यार करने लगी थी। वह उसके रंग में पूरी तरह से रंग चुकी थी। उसे इतनी तकलीफ शायद अपने जिंदगी में कभी ना हुई हो। तभी उसे कुछ चक्कर सा आने लगता है और सब कुछ धुंधला धुंधला सा सब दिखने लगता है। पर तभी वह अपने आंखें बंद कर लेट जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया अर्जुन एक दूसरे के सामने खड़े थे। प्रिया गुस्से से अपने आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी और उसे इस समय अर्जुन पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था कि वह उसे जान से मार दे। क्योंकि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, अर्जुन उसका फायदा उठाता था। वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती तो वह अर्जुन को धकेलते हुए बोलती है, मैं तुम्हें कोई कठपुतली दिखती हूँ? ये बोल उसे सीने से धकेलते हुए पीछे धकेलने लगती है। क्या मैं तुम्हें कुछ पागल दिखती हूँ, या फिर मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की दिखती हूँ जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है? तुम चाहे गुस्सा हो, चाहे नाराज, चाहे दर्द में भी हो, तुम्हें सिर्फ मैं चाहिए, और मैं जब मैं दर्द में होती हूँ तो मेरा क्या? ये बोल उसे धकेलने लगती है। तभी अर्जुन देखता है कि वह काफी पीछे आ चुका है और कुछ ही दूरी के बाद खाई था। तो वह रुककर प्रिया को कमर से पकड़कर अपने पास उसको चिपका लेता है और उसे खाई की तरफ खरीद इशारा कर देता है और बोला, क्या तुम अपनी सारी बदला एक बार में लेना चाहती हो? प्रिया जैसे ही उस खाई को देखती है वह डर जाती है और वह तुरंत अर्जुन के सीने को पकड़ चिपक जाती है। वह डर से कांपने लगती है। जैसे उसे महसूस होता है कि अगर उसने 2 बार और अर्जुन को धकेला होता तो अर्जुन उस खाई के नीचे गिर सकता था। प्रिया को इस तरह कहते देख और वह उसकी कमर पर हाथ बांधते हुए, प्रिया मेरी जान, कुछ नहीं हुआ है। प्रिया, आई एम सॉरी, मुझे सच में ध्यान नहीं था। अर्जुन उसके आंसू भरे चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए प्रिया उसे देखने लगती है तो अर्जुन बोलता है, सिर्फ मेरे कहने भर से कि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा तुम अपनी यह हालत कर ली, और तुम कल मुझे खुद दूर जाने की बात कर रही थी तो सोचा कि मेरा क्या होगा? अर्जुन की यह बात सुनते ही प्रिया के आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए बोलती है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं नहीं तो कोई और लड़की। अर्जुन जैसे ही यह सुनता है वह प्रिया के गाल पर जो हाथ रखा होता है उस पर अपनी पकड़ कसते हुए, प्रिया लिसन टू मी, मैं तुम्हें फर्स्ट और लास्ट बार एक ही बात समझ रहा हूँ, मेरे लिए तुम सबसे इंपॉर्टेंट हो। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती है? हाँ, ये सच है कि मैं एक प्लेबॉय था। ये भी सच है कि मुझे जो लड़की अच्छी लगती थी, या यूं कहूं जो मुझे सेड्यूस करती थी, वो उसी रात मेरे बिस्तर पर होती थी। ये भी सच है कि जो भी मुझे उकसाता था वो अगले ही पल मेरे साथ होता था, पर उस समय मेरे दिल में कोई नहीं था और ना ही मेरे दिमाग में। अर्जुन, प्रिया, और आज मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ तुम हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा? और सबसे बड़ी बात, प्रिया का आंसू भर चेहरा ऊपर कर बोलता है, मुझे अपनी एक लिमिट पता है कि बाहरी कौन है और घर की कौन है। मैंने अपने किसी भी बहन पर कभी बुरी नजर नहीं डाली। ये बात सुनते ही प्रिया उसी को देखने लगती है तो अर्जुन प्रिया को छोड़कर अपने कार की तरफ जाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? उस दिन तुम्हारे इतना कुछ मुझे कहने पर मैं सिर्फ चुप इसलिए था कि उस दिन मैं तुम सभी का दिन खराब नहीं करना चाहता था। नहीं तो जो तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही थी, मन तो कर रहा था कि तुम्हारे गाल पर 2 चाटा जड़ दूं और तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दूं। फिर प्रिया की तरफ मुड़ते हुए, जिस लड़की ने तुम्हें इतना भड़काया है उस लड़की का खुद कैरेक्टर ढीला है। वह तो अपने भाइयों तक को अपने बिस्तर पर लाने के लिए तैयार रहती है। और 1 मिनट भाई, क्या तुम्हें क्या लगता है कि वह राजवंश का खून है? ये सुनते ही प्रिया बहुत ही शॉकर होते हुए देखने लगती है। तभी प्रिया, क्या आदिति तुम्हारी बहन नहीं है? ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसने प्रिया के मुंह से ही उसका सच निकलवा दिया था।
ये बात जैसे कि प्रिया को महसूस होता है, वह चुप हो जाती है। अर्जुन प्रिया के पास आते हुए, प्रिया तुम्हारा डर मैं समझता हूँ। तुम डरी होती हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। हमारे पास्ट के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया जितना भी तुम्हारा जानना जरूरी था, और ऐसे ही तुम किसी के भी बहकावे में आओगी तो फिर कैसे चलेगा। प्रिया के आंखों से आंसू आ जाता है तो अर्जुन बोलता है, तुम्हें पता है तुमने इस अर्जुन को बदल डाला। यह अर्जुन सिर्फ मार काट जानता था, सिर्फ अपने परिवार को छोड़कर दूसरा हर कोई शख्स उसके लिए दुश्मन था। पर तुमने मुझे जीना सिखाया, तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, तुमने मुझे एक रिश्ते में बांध दिया जिससे मैं खुलकर सांस ले सकता हूँ। फिर अर्जुन मुड़ते हुए, तुम्हें शायद नहीं पता है प्रिया, मेरा पास्ट बहुत बुरा है। मेरी पास्ट में हुई सब चीज मुझे हमेशा एक तकलीफ देती थी। अर्जुन की बात पर प्रिया उसके कंधे पर हाथ रख बोली, क्या हुआ अर्जुन, तुम मुझे अपने दर्द से रूबरू नहीं कराओगे। अर्जुन एक गहरी सांस लेकर, हाँ प्रिया, आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ, ताकि अपने दिल का बोझ कम कर सको। मैं किसी से कह सकूं, मेरे दिल में एक हमेशा युद्ध चलती रहती है जो मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं की। तुम मेरी जीवन संगिनी हो और मैं तुमसे आज सब कुछ कहना चाहता हूँ। प्रिया, मैं सुन रही हूँ। अर्जुन, तुम्हें ये बात तो पता होगी कि आदित्य और मैं दोनों भाई हैं, पर तुम्हें मैं आज एक सच बताता हूँ, हम दोनों सौतेले भाई हैं। ये सुनते ही प्रिया की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी अर्जुन आगे बोलता है, किसी भी लड़के के लिए ये कबूल करना कि उसका एक और भाई है, वह भी सौतेला, उसकी माँ के रहते हुए भी उसके पापा किसी और से शादी किए थे, यह कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें पता है, मैं अपनी माँ को अपने पापा के लिए तड़पते हुए देखा है। दिन रात मेरी माँ ने उनसे एक तरफा मोहब्बत की। फ्लैशबैक, मेरी माँ अपने घर की राजकुमारी थी। वह चाहती तो न जाने कितने उनके लड़के आगे पीछे आ सकते थे, पर मेरी माँ ये जानते हुए भी कि मेरे पिता किसी और से प्यार करते हैं, उन्होंने पृथ्वीराज से शादी की। ये सोचकर कि शायद उन दोनों की बचपन की दोस्ती से ही वह उनके रिश्ते आगे बढ़ जाए, पर नहीं। मेरे पिता शायद अपनी जिंदगी में किसी और औरत को अपना दिल दे चुके थे और इतनी मोहब्बत उन्होंने अपने परिवार को छोड़ना मंजूर किया, पर अपनी मोहब्बत का साथ नहीं छोड़ा। मेरी मॉम ने भी उनके मोहब्बत का लाज रखा और उन्हें अपनी जिंदगी से जाने दिया है, लेकिन अपनी जिंदगी से कभी भी अपने नाम से उनका नाम नहीं हटाया। वो कभी भी उनसे तलाक नहीं ली। उन्हें इस बात का गुरूर था कि वो अब उनकी पहली बीवी है। मुझे प्यार नाम से सख्त नफरत हो चुका था। इनफरत इतना कि जब मैं कोई लड़की आके मुझसे कहती है कि वह मुझसे प्यार करती है तो मेरा उसका गला दबाने का मन कर देता था। मन करता उसे गोलियों से उड़ा दूं। इसलिए मैं लड़की को सिर्फ एक खिलौना समझा। मैं लड़कियों को अपनी जरूरत समझता था। प्रिया अर्जुन के कंधे पर हाथ रख देती है तो अर्जुन वही कार से टिक के नीचे बैठ जाता है। प्रिया भी उसके साथ बैठ जाती है तो अर्जुन आगे बताता है, हमारी लाइफ कितने अच्छे से गुजर रही थी। मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरे पापा आर्मी में हैं, वो अब आएंगे, क्योंकि मैं एक छोटा बच्चा था, प्यार और फरेब को नहीं समझता था। मेरी माँ पापा की तस्वीर से बातें किया करती थी। जब मैं 8 साल का था तभी अचानक मेरे दादा किसी लड़के का हाथ पकड़ अपने घर के अंदर आए। मैं उस लड़के को देखा, सोच में पड़ गया कि यह कौन सा लड़का है। पर हैरानी तब हुई जब देखा उस लड़के का चेहरा लगभग मेरे जैसा ही मिलता जुलता है। तभी कुछ समय बाद हमारे घर में अचानक मुझे मेरी माँ की चिल्लाने की आवाज आई। फ्लैशबैक, जब सारिका की मौत हो चुकी थी, उसके लगभग 6 महीने बाद राघवेंद्र आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचे तो उन्हें पता चला पृथ्वी ने इस्तीफा दे दी है। ये सुन राघवेंद्र जी हैरान हो गए, क्योंकि राघवेंद्र का इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद पृथ्वीराज उनके बड़े बेटे थे, लेकिन उन्होंने उनके बिजनेस को नहीं चुना था, क्योंकि उन्हें अपने देश की सेवा करनी थी और इस तरह इस्तीफा देना उन्हें समझ नहीं आया। जब वो पृथ्वी के फ्लैट पर पहुंचे और डोर खटखटाया तो दरवाजा खुलता है तो वह सामने देखते हैं तो एक 8 साल का लड़का खड़ा था। उन्हें देख रघुवीर जी की आंखें छलक जाती है। उन्हें अपने पोते से हमेशा से लगाव था, हमेशा अपने पोते पर एक नजर रखे रहते थे। तभी आदित्य उन्हें देख पहचान जाता है और वो उनके पैर छूता है। राघवेंद्र जी उसके सिर पर हाथ रख देते हैं। सारिका पृथ्वीराज हमेशा अपने परिवार के हर सदस्य के बारे में आदित्य को बताए थे। राघवेंद्र जब अंदर जाते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता तो वह आदित्य से पृथ्वी के बारे में पूछते हैं तो आदित्य उन्हें उससे बिना भाव का उस रूम की तरफ इशारा करता है। जब राघवेंद्र जी पृथ्वी के कमरे में जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो सामने का नजारा देख हैरान हो जाते हैं। उनके पांव लड़खड़ा जाते हैं। वह डोर को कसकर पकड़ लेते हैं, क्योंकि सामने पृथ्वीराज बोतल के नशे में डूबे हुए थे और एक टक सामने देख रहे थे जहां पर एक बड़ी सी तस्वीर में सारिका की फोटो थी और उस पर माला चढ़ा हुआ था। राघवेंद्र जी अपने दिल पर हाथ रख देते हैं। ये दिल पर हाथ रखना सारिका की मौत का दर्द नहीं था, दर्द था अपने बेटे को इस हाल में देखने का, क्योंकि वह ये बात अच्छे से जानते थे कि पृथ्वी सारिका से बेइंतहा प्यार करता है। इतना प्यार कि उसने सबको छोड़ दिया, लेकिन उसने सारिका का साथ नहीं छोड़ा। वो अपने बेटे के दर्द से रूबरू हो गए कि उनका बेटा किस कष्ट में है और उन्हें कुछ पता भी नहीं है। राघवेंद्र जी एक नजर वहीं पर अनाथ खड़े आदित्य को देखते हैं जो दरवाजे पर खड़ा अपने पापा को देख रहा था। आदित्य तो इतने छोटे में भी एक बड़ा बच्चों का जिम्मेदारी निभा रहा था।
पृथ्वीराज सारिका की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और धीरे धीरे वो शराब के नशे में अपने आप को डूबो चुके थे। वह पागलों की तरह सारिका खोजते थे। सारिका के ना मिलने पर वह बेचैन हो जाते थे। वह रोते बिलखते थे। सिर्फ एक शराब था जिससे वह नशे में डूबकर ही उसकी यादों को कम हो पाए। कब सोते कब उठते पता ही नहीं चलता। राघवेंद्र जी वहां से निकलकर तुरंत आंगन में हाल में आकर बैठ गए और अपने सिर पर हाथ रख बैठ गए। लगभग 1 घंटे बाद जैसे उन्होंने खुद को संभाला और जाकर पृथ्वीराज के कंधे पर हाथ रख पृथ्वीराज बेड से सिर टिका सामने सारिका को देख रहे थे। तभी उन्हें अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वह बगल होकर देखते हैं तो उनके पिताजी खड़े थे। राघवेंद्र जी उनके पास बैठ जाते हैं। पहले तो पृथ्वीराज उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे थे। इन 6 महीना में इतने आंसू बह चुके थे कि उन्हें सब कुछ धुंधला दिख रहा था, क्योंकि यह 6 महीना में पृथ्वी ने अपनी दशा बिल्कुल खराब कर चुकी थी कि उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके पास है कौन। तभी पृथ्वी जैसे ही अपने पिता को पहचानता है उसके आंख से फिर से आंसू आ जाते हैं और अपने पापा को पकड़ जोर जोर से रोने लगता है। यह वो समय था कि जब कोई पृथ्वी को ऐसे देखता तो तड़प जाता। पृथ्वीराज एक बच्चे की तरह रो रहे थे। वो उसे लिपटकर सिर्फ एक ही बात कहे जा रहे थे, पापा वो चली गई मुझे छोड़कर, मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। मैं कैसे जीऊँ उसके बिना पापा, मैं जी नहीं पा रहा हूँ पापा, मेरी सांसें रुक जाएगी, अब मैं नहीं जी पाऊंगा उसके बिना पापा। उसे बोलिए ना पापा मेरे पास आने के लिए, उसे बोलिए ना मुझसे बात करने के लिए, उसे बोलिए ना मेरे साथ बैठने के लिए, मैं तड़प रहा हूँ उसे छूने के लिए और मुझे कहीं भी दिख नहीं रही। पापा प्लीज उसे बुला दीजिए ना पापा, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप सब कुछ ला सकते हैं ना, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ मेरी सारिका को ला दीजिए। फिर आदित्य की तरफ देखते हुए, पापा अगर सच में मैंने अपने जीवन में आपके लिए कुछ अच्छा काम किया हो तो मेरे बच्चे को अपना लीजिए। आप मेरे बच्चे को अपना लीजिए प्लीज, मैं इस दुनिया से मुक्ति चाहता हूँ, मैं नहीं जीना चाहता पापा, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पृथ्वीराज की हालत खराब होने लगती है क्योंकि उन्हें किसी अपने का कंधा मिला था और वो बच्चे की तरह कर रो रहे थे। आदित्य के आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है। वह वैसे ही डोर पर खड़े अपने पापा को देख रहा था, वही राघवेंद्र की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो पृथ्वी को अपनी गले में भींच लेते हैं और बोले, सब ठीक हो जाएगा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। उसे गले लगाते हुए सारिका के फोटो की तरफ देखते हुए, हमें माफ करना बेटा, हमें नहीं पता था पृथ्वी की जान बसती है, आपने नहीं तो हम सारे वादे तोड़ देते, हम आपको आपकी अच्छी खुशहाल जिंदगी नहीं दे पाए, इसका गिल्ट हमें हमेशा रहेगा। ये बोल सारिका के फोटो पर हाथ जोड़ लेते हैं। राघवेंद्र अपने आप को संभालते हैं और आदित्य को इशारा कर बुलाते हैं। आदित्य अपनी खाली आंखों से उनके पास जाता है। वो तो जैसे बेजुबान हो चुका था। अपनी माँ को अपने सामने मरे हुए देखाना एक बच्चे की क्या हालत होगी, दो जो अपने माँ के साथ खेलता हो, हंसता हो, रोता हो, वो माँ अचानक चुप हो गई, वो बच्चा कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। कितने दिन आदित्य रोया था पर उसे संभालने वाला कोई नहीं था। कितने दिन तक रोता चिल्लाता रहा पर उसके आगे पीछे उसे कोई कंधा देने वाला नहीं था। रोते रोते अब उसके आंखों के आंसू सूख चुके थे। राघवेंद्र जी जैसे ही उसे अपने गले लगाते हैं, आदित्य उन्हें कसकर पकड़ लेता है और उसके आंखों से 2 बूंद आंसू गिर जाते हैं, पर उसके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकाल पाता। काफी देर तक सब ऐसे ही एक दूसरे के गले में लगे रहते हैं। पृथ्वीराज अपना सर रघुवेंद्र के गोद में रखे रहते हैं तो वही आदित्य उनसे टिकर बैठा हुआ था। पृथ्वी की हालत काफी ज्यादा खराब थी। आए राघवेंद्र किसी को कॉल करके बुलाते हैं। लगभग आधे घंटे बाद कोई अंदर आता है। वह एक डॉक्टर के कोर्ट में था। वह जाकर राघवेंद्र को ग्रिट करता है तो राघवेंद्र सुभाष से इशारा करता है। सुभाष जो कि एक डॉक्टर था, राघवेंद्र का फैमिली डॉक्टर, वह बिना कुछ पूछे पृथ्वी को चेक करने लगता है। पृथ्वी अपनी खाली आंखों से बस में बेसुध होकर एक जगह देख रहा था। वो सिर्फ सारिका की फोटो को देख रहा था। सुभाष एक गहरी सांस लेकर, अंकल इसे एडमिट करना होगा। राघवेंद्र सब समझ जाते हैं। पृथ्वी की दशा देखकर कुछ समय बाद सुभाष उसे एक इंजेक्शन पृथ्वी को लगाते हैं जिससे वो पूरी तरह से अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो उसे उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। आदित्य राघवेंद्र के साथ ही था। कुछ आधे घंटे चेकअप के बाद केबिन में सुभाष और राघवेंद्र बैठे थे और उन्हीं के बगल में आदित्य था। सुभाष राघवेंद्र को कुछ इशारा करते हैं कि वह आदित्य को बाहर भेजे पर आदित्य वहां से नहीं हिलता। राघवेंद्र उसे इशारा कर सब बताने के लिए बोलते हैं तो सुभाष बोलता है, अंकल पृथ्वी की हालत ठीक नहीं है, अगर ऐसे ही स्थिति रही फिर थोड़ा रुककर वो पागल हो सकता है। ये सुनते ही राघवेंद्र जी अपना सिर चेयर से लगा देते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। सुभाष, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, वो ठीक हो जाएगा, उसे बस ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसे आप कुछ समय तक यहाँ पर छोड़िए। रघुवीर जी हाँ में सिर हिला देते हैं और वह आदित्य को लेकर वहां से निकल जाते हैं। वो जैसे ही बाहर जाने को होते हैं, आदित्य वहां रुक जाता है और वह ना में सिर हिलाता है, जैसे वो कहना चाहता हो वो अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। पर राघवेंद्र जी उसके सामने आकर घुटनों के बाल बैठते हुए, उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, बेटा आदि मैं आपका दादा हूँ, आप ये जानते हैं ना,
आदित्य हाँ में सिर हिलाता है तो राघवेंद्र बोलते हैं, बेटा पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें दवा की जरूरत है। तब तक आप अपने परिवार के पास चलिए। आए वहां सब कोई है, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहां पर रहकर। आप अपने दादा की इतनी सी बात नहीं मानेंगे। कुछ देर बाद वह आदित्य को लेकर वहां से निकल जाते हैं। वह आदित्य को समझाने में कामयाब हो जाते हैं। वह जैसे ही आदित्य को लेकर ओल्ड राजवंश विला पहुंचते हैं, सभी लोग उनके साथ एक बच्चा को आया देख हैरान हो जाते हैं। फिर राघवेंद्र जी घर के अंदर ले जाते हैं। तभी अंदर हाल में सभी लोग बैठे थे और कुछ लोग एक लड़के को आया देख वहां पर खड़े हो जाते हैं। तभी रघुवेंद्र जी की पत्नी लीला जी बोलती है, ये कौन है? राघवेंद्र जी एक गहरी सांस लेकर, नीला जी यह हमारा बड़ा पोता आदित्य राजवंश है। ये सुनते ही थोड़ी नासमझी में देखने लगती है, मतलब क्या है आपका? तभी राघवेंद्र जी ये पृथ्वी और सारिका का बेटा है। ये सुनते ही कुछ लोग हैरान हो जाते हैं। नीला जी के आंखों से आंसू बह जाता है। उन्हें अपने पोते को देखने की इच्छा न जाने कब से थी। पर राघवेंद्र जी उनकी बात नहीं सुनते थे। वह भले ही चोरी से जाते थे और सबको यही दिखाते थे कि वह अपने बेटे बहू से रिश्ता तोड़ चुके हैं। वह जैसे ही आगे कुछ कहने वाले थे, वैसे ही उन्हें विभाजी की आवाज आती है, मैं इस नाजायज बच्चे को इस घर में रखने की अनुमति नहीं देती हूँ।